हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेस्ट 500 एमसीक्यूज़ 2.0 सीरीज़, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आईबी के लिए मैंने आपके बेस्ट 500 तैयार किए थे। अभी मैं जो है जितने भी आपके एनडी का एग्ज़ाम आने वाला है, सीडीएस का एग्ज़ाम आने वाला है, सीपीएफ का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए भी क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ। तो ये 10,000 एमसीक्यू कोर्स के अंदर हमारा एक पार्ट है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 1। ठीक है। सो ऐसे ही मैं और भी बहुत सारी वीडियोस लेके आऊँगा एसएससी रेलवे के लिए, जो हमारा अलग से फोल्डर है उसमें भी क्वेश्चंस आएंगे अलग से बेस्ट 500। एंड यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए भी बहुत बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। आपको पता लगेगा, टाइम टू टाइम आपको पता ही लगता रहता है ये चीज़ें। तो बस पढ़ते रहो और मन लगा के पढ़ो। रिवीजन क्लासेस भी जल्दी आने वाली हैं हमारे इस कोर्स के अंदर, तो दम लगा के हईशा मतलब अच्छे से पढ़ो। ठीक है, चलिए जी। सो बढ़ते हैं आगे। तो मेरे दो पेड कोर्सेज 10,000 एमसीक्यू कोर्स और जीएस कोर्स दोनों हमारे स्टडी आईक्यू ऐप और वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं। अपने दोस्तों को बताएं अगर आपको कोर्सेज अच्छे लगते हैं। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, मैच ऑफ द फॉलोइंग में लगाना है, तो इसको करेक्ट आंसर बताना है क्या होगा। देखिए, ऑल इंडिया किसान सभा की अगर हम बात करते हैं तो इसके संस्थापक कौन थे? शाहजानंद सरस्वती। शाहजानंद सरस्वती, इन्होंने 1936 लखनऊ के अंदर जो है ये ऑल इंडिया किसान सभा बनाई थी। ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करते हैं तो डेट इज़ मार्गरेट कज़न। मार्गरेट कज़न जो हैं इन्होंने इसकी फाउंडेशन करी थी और इन्होंने 1927 में पुणे के अंदर जो है इसकी वुमेन कॉन्फ्रेंस की बात करी थी, जो विमेन इश्यूज़, चाइल्ड इश्यूज़ के ऊपर बात करता है। किसान सभा की किसान इश्यूज़ के बारे में बात करेगी। ऑल इंडिया हरिजन संघ, हरिजन संघ भी कह देते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हो हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ भी इसको कह सकते हैं। क्लियर। और इसके जो संस्थापक थे, फाउंडर थे, वो थे महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी जी ने हरिजन नाम का एक पेपर भी निकाला था और इसकी जो स्थापना हुई थी 30 सितंबर 1932 को ये स्थापना करी गई थी। ऑल इंडिया हिंदू महासभा, ऑल इंडिया हिंदू महासभा के जो फाउंडर हैं वो हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी, और इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी थी 1915 में। अगर ऑर्गेनाइजेशन पूछा तो 1950 में। ऑल इंडिया हिंदू महासभा की अगर पॉलिटिकल पार्टी पूछा तो पॉलिटिकल पार्टी जो है इन्होंने 1933 में स्टार्ट करी थी, ये याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जी, अब किसान सभा की बात करें तो 1936 हो गया, और 1915 में आपका मैंने अभी बताया आपको ये वाला ऑल इंडिया किसान महासभा। 27 में आपका विमेन कॉन्फ्रेंस ये बनेगा आपका 3 और 32 में आपका ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ, तो ये बनेगा 2341। कहाँ पे ऑप्शन देखो 2341, तो ये बनेगा आपका सी ऑप्शन, 2341 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, in which article of the Indian Constitution it deals with the abolition of the untouchability practice। untouchability छुआछूत, अस्पर्शता की बात कर रहा है। तो देखिए जी, पहली बात तो अस्पर्शता जो है आर्टिकल 17 में लिखा गया है कि हम अस्पर्शता के लिए बात नहीं कर सकते, हम किसी को छुआछूत के लिए बात नहीं कर सकते। दिस इज़ द वायलेशन ऑफ द राइट। क्लियर, ये फंडामेंटल राइट है कि हम किसी को जो है छुआछूत के लिए बोल नहीं सकते। और ये आपका जो कानून आता है वो आता है सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट। सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आता है। सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1976 के अंतर्गत देखने को आपको मिलता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। आर्टिकल 14 की बात करते हैं तो इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कानून के आगे सब बराबर हैं, रूल ऑफ लॉ है, और अगर कानून जो प्रोटेक्ट करेगा सबको इक्वली प्रोटेक्ट करेगा, ये आर्टिकल 14 में लिखा गया है। अगर मैं 50 नंबर आर्टिकल की बात करता हूँ तो 50 नंबर आर्टिकल में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। किस बिहाफ पे? रिलीजन के ऊपर, रेस के ऊपर, कास्ट, सेक्स, बर्थ प्लेस, इन चीज़ों के आधार के ऊपर हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 18 की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 18 नंबर बताता है कि आप अपने नाम के आगे या पीछे टाइटल्स नहीं लगा सकते। परमवीर चक्र और डॉक्टर्स, इंजीनियर्स ये हम लगा सकते हैं, ये हमारी एजुकेशनल डिग्रीज़ हैं, एकेडमिक डिग्रीज़ हैं। लेकिन बट अगर कोई भारत रत्न है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, वो नहीं लगा सकता। आर्टिकल 17 बता दिया। आर्टिकल 16 भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है हमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हम किसी को जाति, धर्म, किसी चीज़ के आधार के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 की अगर हम बात करते हैं, 19 नंबर आर्टिकल की बात करते हैं तो ये बताता है हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, यानी कि हमें आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करता है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच में बहुत सारे राइट्स आते हैं। तो पहला जो आता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट आता है आपका, और दूसरा आता है कि पीसफुली असेंबल आप कर सकते हैं। तीसरा आता है कि आप एसोसिएशन और यूनियन वगैरह
वगैरह बना सकते हैं। चौथा आता है कि किसी भी देश के कॉर्नर के हिस्से में आप फ्रीली मूव कर सकते हैं। और पांचवा आता है कि आप देश के किसी भी कॉर्नर में रह सकते हैं। और छठा आता है आपका कि किसी भी प्रोफेशन को आप अपना सकते हैं और बिजनेस ऑक्यूपेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, दैट इज आर्टिकल 17 इज द करेक्ट आंसर। मार्केट रेगुलेशन सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, मार्केट रेगुलेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इन्होंने 4 ऑर्डिनेंसेस भी जारी करी थी कि मार्केटों को प्रॉपर तरीके से जो है चलाने के लिए। और अलाउद्दीन खिलजी जी का ओरिजिनल नेम जो है अली गुरशप है और इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं दूसरा सिकंदर, सेकंड अलेक्जेंडर के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इनका एक जो है गुलाम था मलिक कफूर, जिनको आप हज़ार दिनारी के नाम से जानते हैं। और ये जो है साउथ इंडिया की जो एक्सपीडिशन करी थी वो इसने करी थी। और प्रताप रुद्र देव जो वारंगल के राजा थे, यहाँ से ये कोहिनूर हीरा लेके आया था और किसको दे दिया था? अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला था कि इन्होंने बोला था किंगशिप नोज नो किंगशिप, मतलब क्या हो गया? किंगशिप जो अगर राजा बनना है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका बेटा राजा बनेगा, ऐसा नहीं है। जिसमें दम होगा राजा चलाने के लिए वो बनेगा। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे मंगोल्स ने सबसे ज़्यादा अटैक किया और सारे मंगोल्स को भगाया अलाउद्दीन खिलजी ने। और इन्होंने दाग सिस्टम, चेहरा सिस्टम और जिसे आप कहते हैं हुलिया सिस्टम भी इन्होंने स्टार्ट किया। दाग की बात करते हैं तो यहाँ पे ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेस होती थी। चेहरा और हुलिया की बात करें तो रोल नंबर 1, 2, 3 इस तरीके से लगते थे, द रोल ऑफ द सोल्जर्स, क्लियर। और अलाउद्दीन खिलजी ने एक लड़ाई लड़ी थी रानी पद्मिनी के लिए राणा रतन देव जी के साथ, और वो लड़ाई की वर्णन जो है पद्मावत पुस्तक में लिखा गया है। और ये पद्मावत पुस्तक जो लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। शेरशाह सूरी के टाइम पे लिखी थी। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और इल्तुतमिश की बात करते हैं तो इल्तुतमिश ने क्या किया था? इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया था, यानी कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको ज़मीनें मिलेंगी। मतलब अगर आप जॉब कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ज़मीनें मिलेंगी। तो इक्ता सिस्टम को कन्वर्ट कैश सिस्टम में किसने किया था? वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। मतलब कैश भी लेंगे हम, टैक्स भी कैश में लेंगे, सैलरी भी कैश में देंगे, क्लियर। और इल्तुतमिश को हम बोलते हैं रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, क्योंकि इन्होंने दिल्ली को कैपिटल बनाया था। और इनको स्लेव ऑफ द स्लेव बोला जाता है क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था और कुतुबुद्दीन आगे जो है मोहम्मद गोरी का स्लेव था। इन्होंने सिल्वर का टंका, कॉपर का जितल इन्होंने सिक्के इशू किए थे और इन्होंने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करवाया था। और इनकी बेटी का नाम है रजिया सुल्तान, जो पहली फीमेल लेडी जो आपके पूरे के पूरे मिडिवल इंडिया में पहली जो जिसने दिल्ली सल्तनत के ऊपर रूल किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जो है सबसे पढ़ा लिखा और जो है वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया कहा जाता है। पढ़ा लिखा और लेकिन मूर्ख कहा जाता है, क्यों? क्योंकि 5 काम इन्होंने ऐसे किए थे। दोआब के अंदर टैक्स लगा दिया था, जहाँ पे इलाहाबाद के अंदर यानी कि गंगा और यमुना जहाँ पे मिलते हैं। दूसरी बात, इन्होंने डबल टैक्सेशन हो गया और इन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर दी थी फ्रॉम द दिल्ली टू दौलताबाद, जिसे आप देवगिरी के नाम से भी जानते हैं। थर्ड इन्होंने किया था जो टोकन करेंसी इशू कर दी थी, लोगों ने घर पे बनानी स्टार्ट कर दी थी। चौथा, इराक के ऊपर एक्सपीडिशन, इराक के ऊपर अटैक करने की बात करी थी, लोगों को तैयार किया लेकिन गए नहीं। पांचवा, कुमाऊं हिल्स का अटैक। ये सब मैंने आपको बता रखा है आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस में, उसमें भी आपने डिटेल में पढ़ा है मेरे से, क्लियर। ग्यासुद्दीन तुगलक की अगर हम बात करते हैं तो ग्यासुद्दीन तुगलक वो पर्सन है जो ग्यासुद्दीन तुगलक का जो ओरिजिनल नेम है वो है गाजी मलिक, बाद में ग्यासुद्दीन तुगलक हो गया था। गाजी मलिक जो है ये जो है एक जनरल है अलाउद्दीन खिलजी का जनरल है, एक सेनापति है वहाँ पे, क्लियर। और जो अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी सारे काम किए थे वो फूड मार्केट के अंदर रिफॉर्म्स लेके आना, जो अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे तो वो भी ये कर रहा था। और यहाँ पे लोग जो जनता है बड़ी शांतिपूर्वक रहती थी। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मार्केट कंट्रोल सिस्टम, और इन्होंने एक पर्सन को अपॉइंट किया था शाह ने मंडी, ताकि मार्केट में जो कोई गड़बड़ ना हो, मतलब ये चीज़ होती थी, क्लियर। शाह ने मंडी की पोस्ट भी तैयार करी थी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय, राष्ट्रपति का जो रिमूवल है वो आपका इंपीचमेंट आर्टिकल 61 में लिखी गई है। रीजन सिर्फ और सिर्फ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? ये कुछ भी नहीं लिखा गया। लेकिन अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति को हटाने की बात, वो किसी भी सदन से स्टार्ट होगी, आइदर हाउस, क्लियर, किसी भी सदन से। अब किसी भी सदन के क्या होंगे? 1/4 सदस्य, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ लोकसभा के, ठीक है। लोकसभा के सदस्य जो है रिटर्न में वो
दे देंगे आपके राष्ट्रपति को, जाएगा स्पीकर को, स्पीकर के बाद राष्ट्रपति को। 14 दिन का टाइम होगा राष्ट्रपति के पास कि वो 1/4 लोगों को मना लें। अगर 14 दिन के बाद कोई जवाब राष्ट्रपति देते नहीं है तो वो बिल जो है सेम हाउस में आएगा, क्योंकि हमने लोकसभा स्टार्ट किया था, तो ये सेम बिल कहाँ पे आएगा, लोकसभा में। लोकसभा में ये बिल दोबारा से 2/3 की मेजोरिटी से पास होगा, स्पेशल मेजोरिटी से, फिर जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में भी 2/3 की मेजोरिटी से पास होगा। जैसे ये 2/3 की मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति को हम हटा सकते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब ये राष्ट्रपति को हटाने का जो बिल होगा वो किसी भी सदन से स्टार्ट होगा। डैट मीन्स ये सारे मिलके हटाएंगे, तो डैट मीन्स पार्लियामेंट इसको हटाएगी, राष्ट्रपति को। क्लियर? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए जी, द बंगाल रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1795 एंड 1804 डिक्लेयर्ड। देखिए 1795 और 1804 का बंगाल विभाजन अधिनियम जो था वो किसके लिए था? फॉर द मर्डरिंग ऑफ द फीमेल इन्फेंट इलीगल। मतलब अगर आप बच्चे को मार रहे हो, उसकी अवैध जो है हत्या कर रहे हो, तो वो आपका मर्डर हो जा, और इलीगल आपको बोला गया था। क्लियर? सती को इलीगल 1829 में किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, और विडो रिमैरिज को जो इलीगल बताया गया था 1856 का था। बिल था लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है इसमें बहुत योगदान दिया था। चाइल्ड मैरिज इलीगल बनाया गया था आपका 2006 में, और इसको कानून लागू करवाया गया था 2007 में। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। क्लियर? ये वही चीज़ है जी 1795 एंड 1804, जिसमें आपका जो है आपका ये बच्चे को मारना इलीगल, और अब तक ये है जो है इलीगल है। क्लियर? विलियम बेंटिक ने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे इस चीज़ को सप्रेस करने के लिए, इन ह्यूमन क्राइम को। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर? याद रखिए। सत्याशोधक समाज के जो फाउंडर हैं उनका नाम बताना है, क्या होगा? सत्याशोधक समाज की बात करते हैं। सत्याशोधक समाज जो है इसके फाउंडर का नाम है ज्योतिबा फुले जी। ज्योतिबा फुले जी जो हैं ये दलित के लिए बहुत काम करते थे और ब्राह्मणिज्म के बड़े अगेंस्ट थे, डिप्रेस क्लास ऑफ द सोसाइटी के लिए बहुत काम करते थे, और इनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। क्लियर? और इनकी वाइफ का नाम है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले दोनों ने फीमेल एजुकेशन, विमेन एजुकेशन और दलित लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। और सावित्रीबाई फुले के लिए तो आपको पता होगा मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस वगैरह देखने को मिलते हैं। और ज्योतिबा फुले जी ने ये आपकी जो मूवमेंट थी सत्याशोधक समाज वाली, ये भी महाराष्ट्र से स्टार्ट करी थी। क्लियर? याद रखिए। भीमराव अंबेडकर जी की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इनके लिए, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन रहे थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन, जिसमें 7 लोग थे चेयरपर्सन, भीमराव अंबेडकर जी। आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनको कहा जाता है। और प्लस जो है इन्होंने जो है पहले माहर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने बुद्धिज़्म को अपना लिया था। इन्होंने बहिष्कृत हितकर्णी सभा स्टार्ट करी, और बहुत सारी मैगजीन्स लाइक फॉर एग्जांपल मूक नायक स्टार्ट किया, जनता इन्होंने स्टार्ट किया, प्रबुद्धा भारत, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रबुद्धा भारत इन्होंने स्टार्ट किया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? बहिष्कृत हितकर्णी सभा तो स्टार्ट करी थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इन्होंने स्टार्ट करी, जो बाद में इनका जो नाम बन गया था शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के नाम से बोला जाने लगा था। 1936 में किया था, और इन्होंने जो कॉन्टेस्ट किया था इलेक्शन 1937 में बॉम्बे से। क्लियर? ध्यान रखना, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जे बारे में अभी हमने पढ़ा था, संस्कृत के अध्यापक थे ये, और इन्होंने विडो रिमैरिज एक्ट जो था उसके लिए बहुत काम किया था, जो 1856 के अंदर आया था। स्वामी विवेकानंद जी की बात करते हैं तो इन्होंने रामाकृष्णा मिशन स्टार्ट किया था। रामाकृष्णा मिशन इनके गुरु जी के नाम पे, गदोदर चट्टोपाध्याय उनका ओरिजिनल नेम है, जो दक्षिणेश्वर टेम्पल के अंदर पुजारी थे। स्वामी विवेकानंद जी का ओरिजिनल नेम क्या है? नरेंद्र नाथ दत्ता। और इनको स्वामी विवेकानंद किसने बोला था? अजीत सिंह ऑफ खेत्री ने बोला था, अजीत सिंह ऑफ खेत्री ने। स्वामी विवेकानंद जो है 1893 के अंदर शिकागो यूनिवर्सिटी गए थे, और यहाँ पे बोला गया था अमेरिकन एंड इंडियंस आर द ब्रदर एंड सिस्टर, ये वर्ड यूज किए गए थे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर? याद रखिए। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट वन, महात्मा ज्योतिबा फुले जी। क्लियर? अगला देखिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट लाई पार्शली और होली इन द सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट के अंदर देखने को आपको नहीं मिलती। देखते हैं पहले क्या है सहारा डेजर्ट। हेयर इज द सहारा डेजर्ट। क्लियर? पहली बात तो सहारा डेजर्ट जो है अफ्रीका के नॉर्थ साइड के ऊपर देखने को आपको मिलता है, नॉर्थ साइड के ऊपर। क्लियर? और यहाँ पे जो कवरेज हो रही है, अल्जीरिया कंट्री है यहाँ पे। क्लियर? अल्जीरिया है, चाड है, और इजिप्ट है, और उसके बाद आपका लीबिया है, सूडान है, माली है, नाइजर है, मॉरिशियाना है, और आपका जो है यहाँ पे
मॉरिशियाना है, और ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर। तो दीज आर द कंट्रीज। वेस्टर्न सहारा इज़ ऑल्सो देयर, क्लियर, और वेस्टर्न सहारा इज़ ऑल्सो देयर, तुनिशिया इज़ ऑल्सो देयर। तो दीज आर द कंट्रीज। तो सहारा डेजर्ट देखो जी किस किस के साथ लग रहा है, अल्जीरिया के साथ लग रहा है, चाड के साथ लग रहा है, इजिप्ट के साथ लग रहा है 3, और लीबिया कहाँ पे है 4, और माली 5, छठा मॉरिशियाना, 7 नाइजर, 8 वेस्टर्न सहारा, 9 आपका सूडान, और लास्ट में 10 तुनिशिया। तो ये 10 कंट्रीज़ के साथ ये लगा हुआ है, क्लियर। पूरा का पूरा नॉर्थ अफ्रीका के पार्ट देखने को आपको मिलता है। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे लगता क्या है, सहारा डेजर्ट के वेस्टर्न साइड के ऊपर जो लगता है अटलांटिक ओशन लगता है, क्लियर। नॉर्थ के अंदर यहाँ पे जो है एटलस माउंटेन लगती हैं आपकी, एटलस माउंटेन, क्लियर। और मेडिटेरेनियन सी आपका लगता है यहाँ पे नॉर्थ के अंदर। और ईस्ट के अंदर आपकी बात करें तो आपका रेड सी लगता है। साउथ के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पे साहिल सेमी एरिड रीजन लगता है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर, याद रखना। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी कंट्री इसमें नहीं है। अल्जीरिया है, लीबिया है, नाइजीरिया नहीं है, नाइजर है, इजिप्ट है, क्लियर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। चलिए जी अगला देखते हैं। इनमें से कौन से जो पेयर हैं आपके इनकरेक्ट हैं। इनकरेक्ट मतलब गलत हैं। गोल्डन रेवोल्यूशन जो है फ्रूट की प्रोडक्शन के लिए है, ये बिल्कुल सही पॉइंट है आपका, बिल्कुल सही पॉइंट है। ब्लू रेवोल्यूशन जो है फर्टिलाइजर्स के लिए है, ये गलत है, ठीक है। येलो रेवोल्यूशन जो है आपका एग्स के लिए, ये भी आपका गलत है। तो पहले तो आंसर टिक करते हैं। तो मतलब गलत पूछा था, दूसरा और तीसरा आपका ऑप्शन सही बन गया, डी ऑप्शन। अब बात करते हैं ब्लू रेवोल्यूशन की। ब्लू रेवोल्यूशन जो होता है वो फिश की प्रोडक्शन के लिए होता है। येलो रेवोल्यूशन जो है ऑयल सीड्स के लिए होता है। एग्स के लिए जो होता है आपका सिल्वर रेवोल्यूशन होता है। सिल्वर फाइबर की अगर मैं बात करता हूँ, सिल्वर फाइबर की, तो वो होता है आपका कॉटन के लिए, क्लियर। और अगर मैं फर्टिलाइजर्स की बात करता हूं तो वो होता है ग्रे रेवोल्यूशन। और यहाँ पे मैं अगर वर्ड डाल दूं गोल्डन फाइबर, ठीक है, तो वो होता है आपका जूट की प्रोडक्शन के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर इसमें डी इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, डी ऑप्शन। यहाँ पे आपके सारे के सारे डिफरेंट जो है आपके कलर रेवोल्यूशंस हैं, ये पढ़ लेना, ठीक है। इसको पॉज कर लेना, वीडियो को ऑलरेडी हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है, अब आप तो याद हो गए होंगे, ठीक है। जस्ट पॉज करके इसको पढ़ लेना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है इसमें हम डील्स करते हैं, गुड्स को भी डील करते हैं, सर्विसेज को भी डील करते हैं, क्लियर। और अगर मैं पूछूं बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करूं, सिर्फ उसमें हम गुड्स की बात करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं। अब बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है। इसमें सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है जितने भी आप गुड्स और सर्विसेज आप परचेज करते हैं, एक रेजिडेंट ऑफ कंट्री जो परचेज करता है, सेल करता है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब पूरी कंट्री के अंदर जितने भी रेजिडेंट हैं वो डील करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर, तो उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ध्यान रखना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में रेजिडेंट की बात आती है, गवर्नमेंट की बात नहीं आती। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। सो यहाँ पे क्या है, ऑल द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम नॉर्मली ए ईयर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन। और यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता हूँ, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट वर्ड लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। इसमें रेजिडेंट की बात आती है, तो इसीलिए हम इसको वन ऑप्शन को टिक करेंगे। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 अकाउंट आते हैं आपके, करंट अकाउंट भी हम चेक करते हैं और आपका कैपिटल अकाउंट भी, क्लियर, याद रखना। करंट अकाउंट में आपका होता है गुड्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात होती है। कैपिटल अकाउंट में आपके लॉन्ग टर्म फंड्स की बात होती है, जिसमें आपका मनी, स्टॉक, बॉन्ड्स, इनकी बात होती है, क्लियर। और इसको कैलकुलेशन अगर हम पूछें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का पर्पस क्या है, क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्या चीज़ का है, इससे हमें देश का फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्टेटस पता लगता है। और ये हमें पता लगता है कि हमारी कंट्री की जो करंट वैल्यू है, करेंसी की वैल्यू है, वो अप्रिशिएट कर रही है या डेप्रिशिएट कर रही है। और हमें फिजिकल और ट्रेड पॉलिसीज को डिसाइड करने के लिए भी हेल्प करता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, याद रखें, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और इसमें बहुत सारी चीज़ें डील होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ करंट अकाउंट, जिसमें मैंने आपको गुड्स की बात करी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स की बात करी, मर्चेंटाइज की बात करी, जो हमें विजिबल चीज़ें होती हैं, इनविजिबल चीज़ों का भी डील यहाँ पे देखने को मिलता है। और इनविजिबल चीज़ों में जो हमारी सर्विसेज हो गई, क्लियर, ट्रांसफर इनकम्स होगी और इनकम वगैरह ये देखने को मिलेगी। कैपिटल अकाउंट में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें हमें पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो हमारे देश के अंदर हो रही है, वो हमें कैपिटल अकाउंट से पता लगती है। जिसमें आपका एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग आ गया, क्लियर, एफडीआई वाला पार्ट आ गया, एफपीआई वाला पार्ट आ गया। सो ये बनते हैं इसमें। तो आंसर इसमें वन ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, वन ऑप्शन इज द राइट वन, क्लियर। से वही चीज़ है जी जो मैंने आपको बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, नॉट विद द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। ये ध्यान रखना, यही आपका कैच है यहाँ पे, क्लियर। अगला देखिए,
What was the main reason for the split in the Indian National Congress at the Surat in 1907? 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में डिवाइड हो गई थी। इसका रीज़न क्या था? एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो बिलीव करने लगे थे कि जो मॉडरेट्स हैं उनकी नेगोशिएटिंग पावर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जो है इतनी अब अच्छी नहीं रही, तो इसीलिए 1907 का नागपुर के अंदर जो सेशन होना था वो कैंसिल कर दिया गया। नागपुर इसीलिए कैंसिल कर दिया गया क्योंकि उसमें एक्सट्रीमिस्ट के लोग जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं इनका बहुत ज़्यादा पकड़ थी, ठीक है। तो इसीलिए मॉडरेट्स ने क्या किया, अलग अलग जगह सिलेक्ट करी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले जी, उस टाइम पे गोपाल कृष्ण गोखले जी मेन थे, और इन्होंने सूरत को आपका जो है एक लैंडमार्क बनाया कि यहाँ पे हम अपना सेशन लगाएंगे, क्योंकि सूरत जो था कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, और सूरत के अंदर रिवर ताप्ती के किनारे के ऊपर जो है यहाँ पे आपका आईएनसी का सेशन हुआ, जिसमें एक्सट्रीमिस्ट जो लोग थे वो लाल, बाल और पाल थे, और मॉडरेट्स में आपके जो कौन थे, दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्लियर? गोपाल कृष्ण गोखले के अंदर मतलब जो आपके मॉडरेट्स थे उन्होंने अपना जो है प्रेसिडेंट बनाया, रास बिहारी बोस को बनाया, ठीक है, और ये जीते भी, लेकिन एक्चुअली एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे लाला लाजपत राय जी को बनाना, और ये पहली बार देखा गया था कि यहाँ पे पहली बार देखा गया कि इलेक्शन हुए। क्लियर? पहली बार इलेक्शन हुए यहाँ पे, और इससे यह हुआ कांग्रेस आपका डिवाइड होने लग गया यहाँ पे। और 1908 के अंदर भी सेशन था, मद्रास सेशन, उसमें भी रास बिहारी बोस जी को चेयरपर्सन बना दिया गया, और इसके बाद जो है यहाँ पे लाठी चार्ज किया गया, अरेस्ट किए गए लोग, और एट द एंड जो है अंग्रेजों की जो सूझबूझ थी वो यहाँ पे सफल होगी। डैट मीन्स क्या कि यहाँ पे डिवाइड एंड रूल जो वो करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने पहले मुस्लिम लीग बनाई 1906 में, 1907 में इन्होंने इंडिया ये आपके मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को डिवाइड करवा दिया। क्यों? इंटरमीडिएटर कौन आएगा बीच में? अंग्रेजी आएंगे। क्यों? उनकी पुलिस है। क्लियर? ये ध्यान रखना। और ये डिमांड्स जो थी आपकी, जो एक्सट्रीमिस्ट की डिमांड्स होती थी कि हाँ हमें अग्रेसिवली अपने देश को आगे लेके जाना है, और वो मॉडरेट्स के लिए जो है एक्सेप्टेबल नहीं होती थी, क्योंकि मॉडरेट्स चाहते क्या थे कि वो चाहते थे कि आपका जो मॉडरेट्स क्या चाहते थे, मॉडरेट्स चाहते थे कि हाँ हम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम करें, तो इसीलिए जो है डिवाइड एंड रूल की बात यहाँ पे दोबारा से देखने को मिली, और एट द एंड जो है डिवाइड हो गए। तो इसका जो रीज़न बनेगा वो क्या बनेगा, तो ये क्या कहते थे, एक्सट्रीमिस्ट लैक ऑफ फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ द मॉडरेट्स टू नेगोशिएट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। मतलब क्या हो गया कि एक्सट्रीमिस्ट ये चाहते थे कि यहाँ एक्सट्रीमिस्ट को लगने लग गया था कि मॉडरेट्स के अंदर अब विश्वास की कमी नहीं है कि वो सरकार की बातों को मान ले, मतलब वो मना लेगी। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वायरसेस के ऊपर। वायरसेस के ऊपर क्वेश्चन है, इनमें से आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट आपको कौन सी है। पहली बात तो वायरस होता क्या है, तो वायरस इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग। क्लियर? बाहर देखें तो नॉन लिविंग है, जैसी बॉडी में जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो लिविंग हो जाएंगे। वायरोलॉजी इसकी स्टडी को कहते हैं, और वायरोलॉजी जो हमारा नेशनल सेंटर है वो पुणे के अंदर है, और उसके बाद जो है टोबैको मोज़ेक वायरस जो है पहली वायरस ढूंढा था वो आइवेनोवस्की ने ढूंढा था। आइवेनोवस्की को ही हम फादर ऑफ वायरोलॉजी भी बोलते हैं। तो स्टेटमेंट देखते हैं क्या बनेगा। वायरसेस लैक इंजाइम नेसेसरी फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सही है जी, इनके अंदर जो होता है इंजाइम नहीं होता, और फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही पॉइंट है आपका। क्लियर? वायरस कैन बी कल्चर्ड इन एनी सिंथेटिक मीडियम। गलत, ये किसी भी सिंथेटिक मीडियम में नहीं होंगे ग्रो, ये आपको इनको चाहिए होता है बैक्टीरियोफेज वाला, बैक्टीरियोफेज की जरूरत होती है। बैक्टीरियोफेज होता है आपका लिविंग मीडियम। क्लियर? बैक्टीरियोफेज क्या होता है कि एक ऐसा वायरस जो आपका किसको इफेक्ट करता है, बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है। क्लियर? तो बैक्टीरियोफेज चाहिए होता है, तो दूसरा पॉइंट गलत हो गया। वायरसेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर बाय द बायोलॉजिकल वेक्टर ओनली। नहीं, बायोलॉजिकली नहीं हो सकता, मैकेनिकल भी, किसी को छू के भी हो सकता है, बिल्कुल मैकेनिकल फैक्टर से भी हो सकता है, ये भी आपका गलत। तो आंसर इसमें ओनली वन स्टेटमेंट क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा, ओनली वन इज द राइट आंसर, वन ऑप्शन इज द करेक्ट वन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Which article of the Indian Constitution gives right to the minorities to establish and administer एजुकेशन इंस्टीट्यूशन? मतलब माइनॉरिटीज़ अल्पसंख्यकों को जो है एजुकेशन स्कूल इंस्टीट्यूशन खोलने की बात करता है। पहली बात तो माइनॉरिटी की वर्ड हमारे संविधान में नहीं लिखी गई, ये हम समझने के लिए लिखते हैं। दो तरीके की माइनॉरिटीज़ का स्टेटस हमारे देश में आता है, एक तो आता है लैंग्वेज बेसिस के ऊपर, लैंग्वेज मतलब लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर, ठीक है, और एक आता है आपका रिलीजियस बेसिस के ऊपर। दो तरीके से हम जो डिवाइड करते हैं किसको, माइनॉरिटीज़ को। अब बात करते हैं कि इनके स्कूल एजुकेशन जो होंगे वो आर्टिकल 30 में लिखे गए हैं, कि आर्टिकल 30 में बताया गया है कि हाँ राइट है उनका माइनॉरिटीज़ का कि वो अपने स्कूल को एडमिनिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। क्लियर? और आर्टिकल 32 की बात करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ वाला आर्टिकल है, जिसको हम बोलते हैं हार्ट एंड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
भीमराव अंबेडकर जी ने ये वर्ड यूज़ किया था आर्टिकल 32 के लिए, क्योंकि अगर आपके राइट्स छीन लिए जाए तो यहाँ पे आप रिट डाल सकते हैं। क्लियर। और रिट हमारी 5 तरीके की रिट्स होती हैं। रिट वर्ड हमने ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये वर्ड लिया है, याद रखिए। क्लियर। आर्टिकल नंबर 28 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि अगर बात करी जाए कि कोई स्कूल कॉलेज है जो सारा पैसा जा रहा है वो स्टेट से जा रहा है। क्लियर। उसके स्कूल के कॉलेज के अंदर पूरा स्टेट स्पॉन्सर कर रही है, तो वहाँ पे किसी भी धर्म की इंस्ट्रक्शन आपको जो है प्रॉपर तरीके से नहीं दे सकते, मतलब रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आप नहीं प्रोवाइड कर सकते यहाँ पे। आर्टिकल 17 की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 17 मैंने आपको फिर बताया था। आर्टिकल 17 क्या बताता है, आपका अनटचेबिलिटी के लिए बताता है, मतलब अनटचेबिलिटी, प्रोहिबिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। तो इसका आंसर क्या बनेगा, आपका डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। आर्टिकल 30 इज द राइट आंसर। क्लियर। ये वही है जी, देखो माइनॉरिटीज़ को अपना स्कूल कॉलेज एजुकेशन जो है इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करने की उनकी चॉइस होती है, और स्टेट जो है इसमें आपको ग्रांट्स प्रोवाइड करेगी और किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी इन द मैनेजमेंट ऑफ ए माइनॉरिटी, वेदर बेस्ड ऑन द रिलीजन, वेदर बेस्ड ऑन द लैंग्वेज। क्लियर। माइनॉरिटीज़ के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। चलिए जी अगला देखते हैं। एसिड प्रेसिपिटेशन, मतलब एसिड रेन का कॉन्सेप्ट आ गया। एसिड रेन जो होती है एक सीरियस प्रॉब्लम होती है यूरोपियन और एशियन कंट्रीज़ के बीच में। ऐसा क्यों? देखिए क्या होता है कि एसिड रेन, देखिए पहले तो रेनफॉल जो होती है वो कौन सी लेयर से आती है आपके एटमॉस्फेयर की, वो आती है ट्रोपोस्फियर में। ठीक है, ट्रोपोस्फियर यानी कि शोमंडल से आती है। अब ट्रोपोस्फियर में क्या होता है कि यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन, रेनफॉल फॉर्मेशन, सब कुछ यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे होती है बैड ओजोन, बैड ओजोन O3। क्लियर। एक्चुअली ये बैड ओजोन का मतलब क्या है कि जो आपका पोल्यूशन नीचे से जाता है वो ट्रोपोस्फियर में जम जाता है और स्ट्रेटोस्फियर में तो जाता नहीं है। यहाँ पे जम गया, जैसी बारिश होगी सारा जो पोल्यूशन है वो नीचे की तरफ आएगा और वो होगा एसिड रेन। और एसिड रेन को दो चीज़ों में हम बात करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या फिर आप कह सकते हो जो है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर HNO3। तो ये कॉम्बिनेशन जो है आपका एसिड रेन का कॉम्बिनेशन बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ द एसिड एफ्लुएंट्स इनटू ऑनटू द न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम कंपोनेंट गलत। एमिशन ऑफ द सल्फर ऑक्साइड्स, nitrogen oxide from the thermal power plant and burning of the fossil fuel, they dissolve in the atmospheric water vapor and fall back on the earth as a acid rain। बिल्कुल सही पॉइंट है ये। नेचुरल कार्बन डाइऑक्साइड वाला है नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी नहीं है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, बी ऑप्शन। क्लियर। तो यहाँ पे मेनली होते हैं आपके सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लियर। H2SO4 HNO3 यही आपका धरती के ऊपर आते हैं और कॉज करते हैं ये एसिड रेन का फिनोमिना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। चलिए जी अगला देखिए। इनमें से जैकॉब्सन ऑर्गन जो है वो किसके साथ रिलेट करता है? जैकॉब्सन ऑर्गन जो होता है स्नेक के अंदर होता है, ये वाला पार्ट, और इसको हम क्या कहते हैं, वोमेरोनेजल ऑर्गन होता है। इसमें आपके जो होते हैं सेंसरी सेल्स लगे होते हैं, सेंसरी सेल मतलब सेंसेस लेने के लिए। क्लियर। सेंसरी सेल्स लगे होते हैं और नेजल चैम्बर होता है, ये क्या करता है, ऑर्डर मतलब सुगंध, जो सुगंध कहें, बदबू कहें, उसको जो है आपका सूंघने में आपको पता लग जाता है। ऑर्डर जो मॉइस्चर के अंदर ऑर्डर होती है वो सेंस ऑफ स्मेल की बात करता है यहाँ पे। क्लियर। सो आंसर इसमें क्या बनेगा, आपका सी ऑप्शन बनेगा, स्मेलिंग इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। अच्छा, एक कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि ऐसा स्नेक बताइए जो अपने नेस्ट बनाता है, तो वो होता है किंग कोबरा। कोबरा जो है नेस्ट बनाता है, आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। चलिए जी आगे देखिए। ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में लगाना है। लाला लाजपत राय जी की बर्थ एनिवर्सरी कब होती है? वो होती है 28 जनवरी को, चौथा ऑप्शन। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब होता है आपका? 21 मार्च को, ये बनेगा 3। पंचायती राज डे होता है 24 अप्रैल को, 2। और 16 सितंबर को होता है वर्ल्ड ओजोन डे, तो 1। 4 3 2 1 बनेगा करेक्ट आंसर, इसमें बनेगा आपका बी ऑप्शन। 4 3 2 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। लाला लाजपत राय जी को हम क्या कहते हैं, पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। लाला लाजपत राय की जो डेथ हुई थी, जब साइमन कमीशन भारत में आया था तो बहिष्कार किया गया था, तो इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था। लाठीचार्ज का जो आदेश दिया था वो सॉन्ड्रेस ने दिया था, और मारी किसने, ऑर्डर दिया था स्कॉट ने, और मारी किसने थी, सॉन्ड्रेस ने मारी थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है आपका? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका, डेट इज इन द देहरादून। क्लियर। देहरादून के अंदर जो है आपके सर्वे ऑफ इंडिया के भी हेडक्वार्टर हैं, और प्लस इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी देखने को मिलती है। और फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट रिजर्व है मध्य प्रदेश में, एरिया वाइज, परसेंटेज वाइज है आपका मिजोरम के अंदर, याद रखना। पंचायती राज आपको पता ही है, पंचायती राज के लिए एक अमेंडमेंट हुई थी 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, जो इंप्लीमेंट हुई थी 93 में। 29 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है पंचायत, पार्ट 9 के अंदर आता है। और स्केड्यूल की बात करें तो पार्ट 11 के अंदर देखने को मिलता है। और
तीन आपके जो लेवल पे होती है, विलेज पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। जिला परिषद को हैंडल कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और ये जो चीज़ थी ये बलवंत राय कमेटी की रिकमेंडेशन से आया था, 1957 में आया था, याद रखिए। ओजोन की बात करें तो ओजोन जो होती है O3 कहते हैं। बैड ओजोन तो मैंने आपको बता ही दिया था, जो बैड ओजोन होती है वो आपके ट्रोपोस्फीयर में होती है, और गुड ओजोन जो होती है वो स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को मिलती है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। क्लियर, याद रखें। अगला देखिए जी, जैन फिलॉसफी होल्ड्स दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय। जैन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड होता है वो बनाया और मेंटेन किसके द्वारा किया जाता है? वो कहता है यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग। यूनिवर्स का एक ही लॉ है कि कोई भी वर्ल्ड के अंदर जो है कोई क्रिएट किया गया है, मेंटेन किया जाता है, वो सुप्रीम पावर जो है एक गॉड है, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। कोई आया है तो जाएगा भी, यूनिवर्सल लॉ है। साइक्लिक एग्जिस्टेंस आपको देखने को मिलती है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन। यूनिवर्सल लॉ इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द जैन फिलॉसफी। और जैन किसको कहते हैं? जब इसको सुप्रीम नॉलेज प्राप्त हो जाती है और उसको अरिहंत वर्ड भी यूज करते हैं, द वर्दी। क्लियर, ध्यान रखिए, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। सोलर इक्लिप्स जो है आपका कब लगता है? सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है इस टाइम पे जब आपका मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। जब मून सन और अर्थ के बीच में आ गया तो इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? न्यू मून कहा जाता है। क्या कहते हैं हम? न्यू मून के नाम से भी हम इसको जानते हैं। क्लियर। और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे सेंटर में जो होता है आपका डार्क जोन होता है, और सेंटर में डार्क जोन होता है जिसे हम क्या कहते हैं? अम्बरा, द फुल शेडो। जब आपका डार्क जोन पड़ जाए, पूरी शेडो पड़ जाए तो अम्बरा, पार्शियल शेडो पड़े तो पेनम्बरा। बस ऐसे याद करना, पी फॉर पी, पार्शियल पेनम्बरा, और फुल जो डार्क पोर्शन होगा वो होगा अम्बरा वाला पार्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें तीन तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। एक तो होता है टोटल सोलर इक्लिप्स। टोटल सोलर इक्लिप्स का मतलब क्या होता है कि जब मून होता है वो पूरा का पूरा जो सन की जो डिस्क होती है उसको आपका पूरा का पूरा ढक लेता है, और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? अम्बरा वाला सिचुएशन कहा जाता है। शैडो को अम्बरा कहते हैं, और इसको हम कहते हैं जोन ऑफ टोटैलिटी। जोन ऑफ टोटैलिटी कहा जाता है। क्लियर। और यहाँ पे आपको इस फिनोमिना के अंदर जो है बेलेज बीड, छोटे छोटे बीड्स देखने को आपको मिलते हैं। क्लियर, यहाँ पे छोटे छोटे बीड्स देखने को आपको मिलते हैं चंद्रमा के इधर उधर, और यहाँ पे जो सन की जो बाहर वाली आपको लेयर दिख रही है ना ऐसे, एंड दैट लेयर इज द कोरोना। ये सिर्फ और सिर्फ हमें टोटल सोलर इक्लिप्स के टाइम पे देखने को मिलती है, ये याद रखना है। सो दिस इज द एनुलर इक्लिप्स। एनुलर इक्लिप्स का मतलब क्या होता है कि मून थोड़ा सा दूर हो गया जो जितना पहले ऑर्बिट था। इसका मतलब क्या हो गया? ये पूरे के पूरे सन को ढक नहीं रहा, पूरा सन नहीं ढक रहा, और थोड़ी सी लेयर आपके बीच में छोड़ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड आपका एनुलर, मतलब यहाँ पे मून थोड़ा सा दूर हो गया शेडो डालने के लिए। पार्शियल शेडो मतलब पेनम्बरा वाला पार्ट हो गया। ठीक है, इसमें क्या बनता है आपका लूनर, इसमें क्या होता है कि जो अर्थ है वो मूव कर जाती है थ्रू द लाइटर पोर्शन में मूव कर जाती है, पेनम्बरा वाले पोर्शन में मूव कर जाती है, और ये आ जाती है बिटवीन द मून आ जाता है अर्थ और सन के बीच में। सो दैट्स इट द पार्शियल, दैट्स इट, इतना आपको पता होना चाहिए एनुलर, पार्शियल और टोटल के बारे में। क्लियर। चलिए जी, अगला देखिए। डेफिशिएंट फाइनेंसिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? डेफिशिएंट मतलब घाटा, फाइनेंसिंग मतलब पैसा देना, घाटे के समय पैसे देना, और घाटा किसको पड़ेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और पैसा कौन देगा? आरबी। आरबी क्या कर सकता है? जो इसके पास पैसा पड़ा है वो या लोगों से खींच सकता है, या फिर ऐसे कर सकता है कि हाँ नए नोट प्रिंट कर दे। तो दिस इज कॉल्ड डेफिशिएंट फाइनेंसिंग। डेफिशिएंट फाइनेंसिंग के अंदर जो होता है आपके दो तीन बेनिफिट्स, दो तीन प्रॉब्लम्स भी होती हैं। देखिए, जैसे हम बजट डेफिशिएट करते हैं या डेफिशिएट फाइनेंसिंग करते हैं, उसमें बेनिफिट हमें क्या मिलता है? इकोनॉमिक ग्रोथ, जाने के मार्केट में पैसा लगेगा, और प्लस जो है आपके पास सरप्लस रहता है कि अगर आपकी मार्केट में जो रिसेशन आना है उसके लिए आपके पास पहले से पैसे रहते हैं। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर मतलब ये स्टेबलाइजर की तरह काम करता है, फाइनेंस करता है पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स को। तो दिस इज कॉल्ड आपका डेफिशिएट। क्लियर, डेफिशिएट फाइनेंसिंग। प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि आपका जो नेशनल डेट होता है वो आपका बढ़ जाता है। क्लियर, मतलब आपको कंट्री को, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा और भी ज़्यादा। और दूसरी बात ये है इंटरेस्ट पेमेंट जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फ्यूचर टैक्स राइज होगा, कट होगा, वो डिपेंड करेगा। और क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है, पोटेंशियल इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और प्लस जो है आपकी बॉन्ड यील्ड भी बढ़ेगी, मतलब बॉन्ड्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। इन्फ्लेशन होगा तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर। अब यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा देखते हैं। डिफरेंस ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर एंड इनकम बाय द रेवेन्यू फ्रॉम द ऑल रिसोर्सेज गलत हो गया, ये रेवेन्यू डेफिशिएट होता है। डेफिशिएट फाइनेंसिंग आपका क्या होगा? बजट डेफिशिएट की कंडीशन में। गवर्नमेंट स्पेंड इन एक्सेस ऑफ द रेवेन्यू सो दैट ए बजट डेफिशिएट इज इनकर्ड विच इज
फाइनेंस्ड बाय द बोरिंग, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये वाला। डिफरेंस इन द बोरिंग एंड एक्सटर्नल, गलत हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द, ये भी गलत हो गया। क्लियर, तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ये आपका आंसर बी बनेगा राइट आंसर। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का पार्ट है कि जिसमें एक बजट घाटा पड़ जाएगा और पैसा गवर्नमेंट जो है बोरो करके आपका देगी। अगला देखिए जी, विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल उषा मेहता इज वेल नोन फॉर। उषा मेहता जी किसके लिए लिंक करती हैं? उषा मेहता जी जो हैं ये वो है जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्लियर, 8 अगस्त 1942 को, जब जहाँ पे गांधी जी ने बोला था डू और डाई, करो या मरो, और ये हिंसाजनक मूवमेंट बन गई थी, वायलेंट मूवमेंट बन गई थी। बट अदरवाइज क्विट इंडिया मूवमेंट वाज अ लीडरलेस मूवमेंट। अगर ऑप्शन में लीडरलेस लिखा हुआ तो टिक करेंगे, अगर लीडरलेस नहीं लिखा होगा तो महात्मा गांधी जी को टिक करेंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च क्यों किया गया था गांधी जी ने? जब क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन ने कहा था कि हम आज़ादी के बाद, सॉरी, जब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत जाएंगे तब हम प्रोवाइड करेंगे, 1942 में। और गांधी जी ने इसको बोला था पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रम्बलिंग बैंक, मतलब आगे की डेट का चेक दे दिया है जो बैंक खुद लड़खड़ा रहा है, इसीलिए इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया बॉम्बे से, ग्वालियर टैंक से। और यहाँ पे जो उषा मेहता जी हैं, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया था एक रेडियो स्टार्ट किया था, सीक्रेट रेडियो था, कांग्रेस का रेडियो, ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्लियर, ए ऑप्शन। देखिए इस सेशन को अगर आप में से जो CDS वाले बच्चे देख रहे हैं या आपके CPF वाले बच्चे देख रहे हैं, क्लियर, वो बच्चे आपका UPSC वाला सेक्शन ज़रूर देखेंगे, UPSC स्टेट PCS वाला सेक्शन देखेंगे। क्लियर, क्योंकि देखिए आपको सब कुछ पढ़ना है, CDS वालों को, SSC वालों को, UPSC वाले भी सारा कुछ पढ़ेंगे। रीज़न स्पेशल फोल्डर्स में एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि चैप्टर वाइज में हमने डिस्कस जो किया है उसमें हमने हर तरह का क्वेश्चन डिस्कस किया है, लेकिन क्या होता है कि एक मज़ेदार क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपको कंफ्यूज करेगा, तो वही स्पेशल फोल्डर्स में डले हुए हैं। तो अच्छे से पढ़ो सब क्वेश्चंस को और मज़ेदार पढ़ो, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा आपको। जितने मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं वो भी और जो आने वाले हैं वो भी अच्छे से पढ़ना है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। चलिए जी, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम? रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होगा? देखिए, टू प्रोवाइड रोड्स इन द रूरल एरियाज, बिल्कुल सही है। टू मीट द ग्रोइंग एंड द कॉम्प्लेक्स नीड्स ऑफ द रूरल पीपल, ये भी सही है। टू असिस्ट द पुअरेस्ट अमंग द पुअर इन द रूरल एरिया इन द एम्प्लॉयमेंट, ये भी सही है। टू ब्रिंग अबाउट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज कवरिंग रिसोर्सेज एंड कल्चरल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द कम्युनिटी लाइफ, बिल्कुल सही ऑप्शन है। मतलब पहले जो 3 हैं वो डी में ही कवर कर गया ये। क्लियर, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। एक होता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये किसके पास होता है? ये फंड किसके पास होता है? नाबार्ड के पास, क्योंकि नाबार्ड जो है आपका ये क्या करता है? ये RRBs को लोन प्रोवाइड करता है, कोऑपरेटिव बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट वन। क्लियर, सो रूरल डेवलपमेंट का ही मतलब ये है कि इकोनॉमिक और सोशल लाइफ जो गाँव के लोगों की है उसको इम्प्रूव किया जाए और उनकी लाइफ को बेटर तरीके से बढ़ाया जाए, कंडीशंस ऐसी पैदा की जाए ताकि आपकी जो कम्युनिटीज़ के अंदर इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल कंडीशन ऐसे हो कि वो काम मिले, पैसा मिले और वहीं पे वो ग्रो करें और देश की उन्नति में हेल्प करें। क्लियर, चलिए जी, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विच इनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जो लोग बैठे थे, वो मेंबर्स बैठे थे आपके, वो कहाँ से आए थे? एक्चुअली ये दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, क्योंकि उसमें प्रोविंसेस में आपकी क्या हो गई थी? इलेक्शन हुए थे। दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय इलेक्टेड पीपल ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब उस टाइम की जो प्रोविंसेस हैं वहाँ से। सो दे आर द इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द वेरियस प्रोविंसेस। ध्यान रखना इनडायरेक्टली वर्ड आएगा वहाँ पे, यहाँ पे उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे डायरेक्टली वर्ड डाल दिया है, वो गलत हो जाएगा। इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड पीपल ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंसेस। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्लियर, और असेंबली में 2 साल 11 महीने 18 दिन आपका समय लगा था, 64 लाख का खर्चा आया था, 15 जो है आपके 15 जो है विमेन थी, 11 सेशन हुए थे, 165 दिन आपकी पूरी कार्रवाई करी गई थी, पूरा का पूरा सेशन हुआ था, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तमिल लिटरेचर के अंदर जो है शीला पद्दिकरम और मनी मेखलाई जो है ये किसके साथ रिलेटेड हैं? शीला पद्दिकरम और मनी मेखलाई जो है ये किसके साथ पुस्तकें रिलेटेड हैं? ये 5 ग्रेट एपिक्स हैं तमिल लिटरेचर के, 5 ग्रेट लिटरेचर तमिल लिटरेचर के, और तमिल लिटरेचर जो बात करता है वो बुद्धिज़्म के लिए बात करता है इनमें से। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। वो 5 लिटरेचर कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये मनी मेखलाई है, शीला पद्दिकरम है और जीविका चिंतामणि है, जीविका चिंतामणि है,
ठीक है। और आपका वाल्यापाथी हो सकता है, प्लीज़ डोंट माइंड मेरी ये, क्योंकि वर्ड थोड़े से तमिल वाले थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं बोलने में, शायद हो सकता है मैं गलत बोलूँ, बट अदरवाइज सही बोलूँगा, वाल्यापाथी। और एक होता है इट्स कॉल्ड कुंदला, इट्स कॉल्ड कुंदल, इट्स कॉल्ड कुंदला केसी। ये 5 ग्रेट एपिक्स हैं आपके तमिल लिटरेचर के, और इनमें जो मेन हाथ है वो किसका है, डेट इज़ कॉल्ड इलैंगो आदिगल का। इलैंगो आदिगल जो इनका मेन हाथ इनका है, क्लियर। ये आपके पोइट प्रिंस है, कवि प्रिंस हैं ये, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, क्योंकि ये ब्रदर हैं चेरा डायनेस्टी के राजा सेंगुट्टवन के। सेंगुट्टवन, क्योंकि सेंगुट्टवन वही राजा है जिसको हम रेड चेरा के नाम से भी जानते हैं, और उसका भाई है कौन, इलैंगो आदिगल। सो ये वो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं जिन्होंने शिलापदिकरम जो है लिखा है, और मन्नी मेखलाई जो है लिखी है। सो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। इलैंगो आदिगल ने लिखा है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। बुद्धिज़्म। हु आर द फाउंडर्स ऑफ द इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर का नाम बताइए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इन्होंने स्टार्ट की थी आपकी 1876 के अंदर। एओ ह्यूम जो है फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1885 में स्टार्ट की गई थी। बाल गंगाधर तिलक जी को वैलेंटाइन शिरोल ने क्या बोला था, वैलेंटाइन शिरोल ने बोला था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट इनको वर्ड यूज़ किया गया था, क्लियर। बाल गंगाधर तिलक जी ने केसरी और मराठा नाम के जो है पेपर थे। केसरी जो है आपका केसरी पेपर जो था आपका मराठी लैंग्वेज में था, और मराठा जो था वो इंग्लिश लैंग्वेज में था। बाल गंगाधर तिलक जी ने वर्ड यूज़ किया था, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। दादा भाई नौरोजी, जिनको हम कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, और जो है कलकत्ता के 1906 सेशन के अंदर इन्होंने वर्ड यूज़ किया था स्वराज, पहली बार आईएनसी में। अदरवाइज स्वराज वर्ड जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का वर्ड है, याद रखिए। और दादा भाई नौरोजी जी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी, पहली बार नेशनल इनकम के बारे में भी इन्होंने बताया था। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, एस.एन. बनर्जी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जो 1925 में इनकी डेथ हो गई थी, इनको राष्ट्रगुरु के नाम से जानते हैं। इंडियन नेशनल एसोसिएशन आनंद मोहन बोस के साथ 1876 में स्टार्ट किया था, मर्ज कर दिया था आईएनए के साथ 1880, इंडियन नेशनल आर्मी के साथ 1886 में, क्योंकि इनके गोल्स कॉमन थे। इन्होंने आईसीएस का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर किया था, बट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से इनको निकाल दिया गया था। इन्होंने रिपन कॉलेज फाइंड आउट किया, जिसे आप आजकल सुरेंद्रनाथ कॉलेज भी कहते हैं, कोलकाता के अंदर। 1882 में इनका बंगाली न्यूज़पेपर था, 1879 में इशू किया था, स्टार्ट किया था इन्होंने। सो दीज आर स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, द स्टेट विद द हाईएस्ट ग्रेफाइट डेपोजिट इन इंडिया। ग्रेफाइट जो होता है बहुत तरीके पे यूज़ होता है, एज ए मॉडरेटर यूज़ करते हैं हम न्यूक्लियर रिएक्टर में, लुब्रिकेशन की तरह काम करता है, ठीक है। लुब्रिकेंट, लेड पेंसिल के अंदर लेड तो नहीं होता, वो ग्रेफाइट होता है, याद रखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये होता है सबसे ज़्यादा कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, और 2 चीज़ें याद रखनी है। इन्होंने बोला था 35% है यहाँ पे, 35%। अरुणाचल प्रदेश में 2 चीज़ें और हैं, माउलिंग नेशनल पार्क है आपका, नामडाफ नेशनल पार्क देखने को आपको मिलता है, नामडाफ नेशनल पार्क देखने को मिलता है। सो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। अगला देखिए जी, अगर स्पार्कल आ रहा है डायमंड को कट करने से, ऑब्वियसली बात है जब हम डायमंड कट करेंगे तो उसको आपको शाइन करता है, शाइनिंग प्रॉपर्टी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, सबको पता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और प्लस इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो शाइन करता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। उसका अपवर्तनांक जो होता है ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो बेंडिंग हो जाती है लाइट की वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ये होता है डायमंड का। डायमंड जो होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म है आपकी किसकी, कार्बन की, और आपका सबसे हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस आपको देखने को मिलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला देखते हैं। अभी इसमें कुछ कॉन्वेंशंस हैं, और ये आपके किससे रिलेट करता है वो बताया गया है। बेज़ल कॉन्वेंशन की अगर हम बात करते हैं, बेज़ल कॉन्वेंशन ये आपका जो इफेक्टिव हुआ था 1992 में इफेक्टिव हुआ था, जिसमें ये डील करता है कि अगर आप ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट कर रहे हैं किस चीज़ की, हज़ार्डियस सब्सटेंस की, मतलब जो भी वेस्ट होगा हज़ार्डियस होगा, वो अगर आप उसको डील कर रहे हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, तो 1992 में आपकी बेज़ल कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आप नहीं करेंगे। तो हज़ार्डियस वेस्ट के लिए ये डील करता है, तीसरा ऑप्शन।
रोटरडैम कन्वेंशन। रोटरडैम कन्वेंशन जो है आपकी हुई थी 1998 के अंदर, और इसमें क्या हुआ था कि अगर आप कोई भी हजार्डियस केमिकल जो है आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर, तो मल्टीलेटरल ट्रीटी है जिसमें आपका कुछ भी खराब होता है तो आपकी शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, मतलब आप चीज़ें शेयर करेंगे। क्लियर। तो रोटरडैम कन्वेंशन जो है केमिकल्स के लिए बात करता है, हजार्डियस जो है आपका केमिकल के लिए। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा पेस्टिसाइड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, पेस्टिसाइड ये बनेगा फोर्थ ऑप्शन। चलते हैं आगे की तरफ। स्टॉकहोम कन्वेंशन किसके लिए था? स्टॉकहोम कन्वेंशन जो था ये आपका ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के लिए था, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के लिए, और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट ट्रीटी थी 2001 में। 2001 के अंदर जो है देखने को मिली थी, और लागू कब हुई थी? 2004 के अंदर ये लागू करी गई थी। और इसका जो एम था वो यही था कि आपने जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं उसको क्या करना है, उनकी प्रोडक्शन को और उनके यूज़ को रिस्ट्रिक्ट कर देना है। ये बनेगा वन ऑप्शन। क्लियर। मिनीमाटा कन्वेंशन जो है ये मरकरी के लिए था, मरकरी के लिए ये बनेगा टू ऑप्शन। ठीक है, मरकरी के लिए था, और इसमें क्या करता है कि इसमें मिनीमाटा में आपकी ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है एंथ्रोपोजेनिक इमिशन से, और जिसके कारण जो आपके मरकरी और मरकरी कंपाउंड से जो भी नुकसान होता है। तो ये बनेगा टू ऑप्शन, 3412 बनेगा राइट आंसर। ये बनेगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। एनी बेसेंट कौन है? एनी बेसेंट कौन थी? शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट। ये बिल्कुल ऑप्शन सही है, होम रूल मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट करी थी। एनी बेसेंट जो है आयरलैंड से आई हुई लेडी हैं, पहली बात तो इन्होंने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करी थी 1916 में। 1916 में दो जगह पे हुई थी, एक तो हुई थी महाराष्ट्र में, ठीक है, और एक हुई थी आपके ऑल ओवर द इंडिया। महाराष्ट्र में स्टार्ट करी थी बाल गंगाधर तिलक जी ने, जिन्होंने हेडक्वार्टर क्या बनाए थे? पुणे हेडक्वार्टर बनाए थे। लेकिन दूसरी जगह के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो होम रूल मूवमेंट जो स्टार्ट करी गई थी वो मद्रास के अंदर स्टार्ट करी गई थी, मद्रास अदियार के अंदर जो है स्टार्ट करी गई थी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मद्रास अदियार में। ठीक है, होम रूल मूवमेंट मद्रास अदियार में, और ये स्टार्ट करी थी एनी बेसेंट ने, याद रखना। तो ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये गलत है। थियोसॉफिकल सोसाइटी दो लोगों ने स्टार्ट करी थी, डैट इज़ रशियन एक मैडम इट्स कॉल्ड ब्लावस्की इन्होंने स्टार्ट करी थी, और मेजर ऑलकट इन्होंने स्टार्ट करी थी, दोनों लोगों ने, और ये 1875 में स्टार्ट करी गई थी न्यूयॉर्क के अंदर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बेसेंट को थियोसॉफी बनाया गया था 1889 में ज्वाइन किया था इन्होंने, बट ये जो है पार्ट बनी थी 1893 के अंदर। थियोसॉफिकल सोसाइटी का पार्ट बनी थी 1893 में, और इनको जो पार्ट बन गई थी यहाँ पे, और इनको थियोसॉफी बनाया गया था यहाँ पे। क्लियर, जब आपका जो कन्वर्ट किया गया था जो है ये ब्लावस्की द्वारा जो है कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, कन्वर्ट किया गया था थियोसॉफी में, और 1893 में पूरा पार्ट बन गई थी। अब थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या बात करती है? हिंदुइज्म के ऊपर बात करती है, उनके कल्चर, उनकी चीज़ों के ऊपर बात करती है, उनके जो भी चीज़ें हैं उसको प्रमोट करने के लिए हिंदुइज्म को। तो ये गलत हो गया। वन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये बिल्कुल सही है। 1917 के कलकत्ता सेशन में ये प्रेसिडेंट बनी थी, और फर्स्ट लेडी चेयरपर्सन जो बनी थी आईएनसी की प्रेसिडेंट बनी थी वो यही थी, क्योंकि अगर इंडियन पूछा फर्स्ट इंडियन तो वो कानपुर से बनी थी 1925 में, डैट इज सरोजिनी नायडू। याद रखें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए बनाई गई थी। तो 1 और 3 बनेगा राइट आंसर। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। ये देखिए जी, एनी बेसेंट ये वही है जी, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इन 1914 वर्ल्ड वॉर 1 शी डिक्लेयर्ड इंग्लैंड्स नीड इज इंडियाज अपॉर्चुनिटी। मतलब क्या हो गया कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला हुआ था तो उसने भी बोला था कि अगर अंग्रेज़ों को ज़रूरत है तो यही अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास आज़ाद होने की। क्लियर। 17 के अंदर प्रेसिडेंट, 33 के अंदर इन्होंने जो है अपनी लाइफ कंटिन्यू करी, कैंपेन करी इंडिपेंडेंस के लिए, नॉट इन इंडिया बट ऑल्सो इन द ब्रिटेन। और 1893 के अंदर ये इंडिया में आई। 16 के अंदर इन्होंने होम रूलिंग स्टार्ट करी लोकमान्य तिलक जी के साथ। अरेस्ट हुई 16 में, और 1917 में ह्यूज प्रोटेस्ट के द्वारा इनको फ्री कर दिया गया, क्योंकि इंडियंस ने बहुत ज़्यादा इनके अगेंस्ट, इनके लिए प्रोटेस्ट किया था। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। अगला देखिए जी, 1935 के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर इनमें से क्या चीज़ इंट्रोड्यूस करी गई थी? डायरकी इन प्रोविंसेस, ये 1919 में करी गई थी, 1919 में करी गई थी, तो ये तो बनेगा नहीं। क्लियर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर लेवल, ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1919 के अंदर, लेकिन ये हुआ कब था? 1935 में हुआ था। क्लियर, याद रखिए।
प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई थी, ये भी सही है आपका पॉइंट। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट आपकी 35 में ही बोला गया था, 37 में बनी थी, ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। लेकिन बाईकैमरल लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस पूछा है इन्होंने, इंट्रोड्यूस 1919 में किया था, लागू 1935 में किया गया था, तो इसीलिए हमारा सी और डी ही ऑप्शन आपका सही बनेगा। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। अब मैं आपको बताता हूँ डायरकी का मतलब क्या होता है। डायरकी का मतलब होता है दो चीज़ें, एक रिजर्व सब्जेक्ट, एक आपके ट्रांसफर सब्जेक्ट। क्लियर। रिजर्व सब्जेक्ट जो होंगे वो आपके सारे के सारे गवर्नर द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन की जाएगी इसके ऊपर, जिसमें आपका लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी, फाइनेंस की बात होगी, लैंड रेवेन्यू की बात होगी, इरिगेशन की बात होगी, जितनी भी सारी चीज़ें होंगी वो गवर्नर्स के पास देखने को मिलेंगी। ट्रांसफर सब्जेक्ट जो है आपके ये मिनिस्टर्स जो नॉमिनेट किए जाएंगे इलेक्टेड मेंबर्स द्वारा, उनके द्वारा संभाला जाएगा, जिसमें आपका हेल्थ हो गया, क्लियर, लोकल गवर्नमेंट की बात आ गई, इंडस्ट्री की बात आ गई, एग्रीकल्चर की बात आ गई, ये बात करी गई थी। सो ये है आपका डायरकी वाला पार्ट। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। बाकी 35 के एक्ट में बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी। ऑल इंडिया फेडरेशन की बात करी गई, मतलब हम फेडरेशन बनाएंगे ऑल इंडिया लेवल के ऊपर, और प्लस जो है आपकी लिस्ट बनाई गई, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और आपका जो है प्रोविंशियल लिस्ट बनाई गई। सेंटर पे सेंटर बनाएगा, स्टेट पे स्टेट बनाएगा, जो कंकरेंट में दोनों मिलके बनाएंगे। क्लियर। वाइसराय को रेजिडरी पावर, रेजिडरी मतलब क्या होता है, अपशिष्ट शक्तियाँ, मतलब इन तीनों लिस्ट में कोई पावर ना होंगी तो रेजिडरी पावर्स किसको मिल जाएंगी, वाइसराय को मिलेंगी, गवर्नर जनरल वाइसराय को मिलेंगी शक्तियाँ सारी की सारी। क्लियर। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई, प्रांतों को पूरी शक्तियाँ दे दी गई। क्लियर। डायरकी जो इंट्रोड्यूस कर दिया गया वो सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। बाईकैमरल लेजिस्लेचर की बात हुई यहाँ पे, क्लियर, बनाया गया, मतलब फेडरल कोड यहाँ पे बनाया गया। इंडियन काउंसिल की बात हुई, इंडियन काउंसिल जो है इसको अबॉलिश कर दिया गया यहाँ पे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात हुई, क्योंकि पहली बार इलेक्शन इसके अकॉर्डिंग देखने को मिले थे। तो सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, बी ऑप्शन। क्लियर। चलिए जी, जोनल काउंसिल जो है इस्टेब्लिश किसके द्वारा किए गए थे। जोनल काउंसिल जो है आपका ये जो है जवाहरलाल नेहरू जी का उद्देश्य था। तो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया था हमारे देश के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जहाँ पे आपकी 5-6 जोनल काउंसिल हैं, नदन, सेंट्रल, ईस्टर्न। इसमें आपको स्टेट से एक बार पढ़ लेना, ठीक है, मैं PDF में भी डालूंगा। नदन, सेंट्रल, ईस्टर्न और वेस्टर्न, सदर्न, और जो आपकी नॉर्थ ईस्ट वाली बनी थी, ये छठी बनी थी, 6th बनी थी, ये बनी थी आपके 1972 के एक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर। अंडर द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग बनी थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। अब बात करते हैं जोनल काउंसिल में होता क्या है। जोनल काउंसिल में एक चेयरपर्सन होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर इज ऑलवेज अ चेयरपर्सन। वाइस चेयरमैन होते हैं जो भी आपकी काउंसिल के अंदर चीफ मिनिस्टर होते हैं वो, और ये चीफ मिनिस्टर रोटेटिंग बेसिस के ऊपर बनेंगे, 1 साल के लिए एक बनेगा, 1 साल के लिए एक। और बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो आपके जो प्लानिंग कमीशन द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर है वो बनेगा, यानी कि अब हमारा नीति आयोग है, नीति आयोग द्वारा जो नॉमिनेशन की जाएगी वो, और इसके अंदर होंगे चीफ सेक्रेटरी होंगे। क्लियर। और यूनियन मिनिस्टर्स को भी इन्वाइट किया जाएगा जोनल काउंसिल की मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब बात यह है कि जोनल काउंसिल का मतलब क्या है, क्योंकि आप एक चीज़ देखो, ये सारी स्टेट्स आपकी इकट्ठी हैं, इसका मतलब क्या है कि हम नेशनल इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, राष्ट्र को जोड़ना चाहते हैं, और ग्रोथ इश्यूज़ के ऊपर बात करना चाहते हैं, रीजनलिज्म की बात करना चाहते हैं, लैंग्वेज बेसिस के ऊपर आपके देश को कॉपरेट मतलब जोड़ना चाहते हैं, कॉपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ, आइडियाज़ आपके एक्सचेंज होंगे, एक्सपीरियंसेस एक्सचेंज होंगे। क्लियर। और स्पीडी जो होगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को स्पीडी तरीके से लगाया जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से लगाया जाएगा, जल्दी से जल्दी। सो दिस इज ऑल अबाउट द जोनल काउंसिल। क्लियर, याद रखना। चलिए जी, अगला देखिए, फिक्की जो है वो कौन से साल में बना था। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये बना था 1927 में, और किसके एडवाइस पे, महात्मा गांधी जी की, GD बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने ये बनाया था। पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने बनवाया था, और आंसर इसमें क्या बनेगा, 1927 इज द करेक्ट आंसर, जो आपका इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के ऊपर बात करेगा। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, 1927। अगला देखिए जी, ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। ओपन मार्केट मैंने हमेशा आपको बताया जहाँ पे आपका एक्सचेंज होता है, डील्स होती हैं। क्लियर, यानी कि सेल परचेज होता है, लेकिन हम RBI के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। यहाँ पे भी एक्सचेंज होता है, सेल परचेज होता है, लेकिन किसका, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब GSEC जिसे आप कहते हैं, GSEC, और गिल्ट एज सिक्योरिटी कहते हैं, और ये गवर्नमेंट इशू कर देती है किसको, RBI को, और RBI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे किसको भेजता है, बैंकों को, बैंक आगे पीपल ऑफ इंडिया को भेज देते हैं। और
जैसे ही वो डे पूरा हो जाएगा तो लोग बैंक के पास जाएंगे, बैंक आरबीआई के पास, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेन देन चलेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये करेगा कौन? आरबीआई करेगा। दैट मीन्स द सेल एंड द परचेज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। अगला देखिए जी, ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है? ये सिंपल टर्म है, ये न्यूज़ में देखने को आपको मिलती है। ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या है कि जो आपने पढ़ा लिखाया है देश के अंदर वो दूसरी जगह पे चला जाए। मतलब क्या है कि ह्यूमन कैपिटल जो है हमारी दूसरे देश में जा रही है। अब ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है? जैसे अभी आप पेड कोर्स आपने लिया हुआ है, ठीक है, तो आप अपना अच्छा जानते हैं, यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप अपना अच्छा जानते हैं कि नहीं मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं लेनी किसी से, ठीक है, मैं पेड दे दूंगा, लेकिन मेरा उस पेड से क्या होगा, पेड कोर्स से क्या होगा कि मेरे को बेनिफिट क्या मिलने वाला है कि मेरा फोकस रहेगा दिमाग एक ही जगह के ऊपर, मैं इधर उधर भटकूंगा नहीं। मैं जो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस और जो लिंक आ जाते हैं वो उसके ऊपर सर्च नहीं करूंगा। अगर मैं सर्च करूंगा तो 10 वीडियोस देखूंगा, 5-5 मिनट की भी वीडियोस देखी मैंने किसी और की तो मतलब 50 मिनट हो जाएंगे। तो दैट मीन्स ये आप कैपिटल लगा रहे हैं, आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं। एजुकेशन के ऊपर खर्चा करना, इंश्योरेंस अगर आप ले रहे हो, हेल्थ के ऊपर आप पैसा खर्च कर रहे हैं, तो दैट इज द ह्यूमन कैपिटल। क्लियर? सो अगर ये ह्यूमन कैपिटल एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाए तो दैट इज कॉल्ड ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। दैट इज द रेफर्स टू द एमिग्रेशन ऑफ द स्किल्ड पर्सन। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। और यहाँ पे मैंने दूसरा क्वेश्चन भी बता दिया आपको, ह्यूमन कैपिटल। क्लियर? ह्यूमन कैपिटल वर्ड भी मैंने आपको बता दिया, जिसमें स्किल्स होंगे, जिसमें दिमाग जो अपना पैसा अपने ऊपर लगाएगा, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, इंश्योरेंस के ऊपर पैसा लगाएगा। दैट मीन्स वो आप ह्यूमन कैपिटल जनरेट कर रहे हैं। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई थी। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल्स फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। मतलब आपको गवर्नेंस करनी है, शासन करना है, तो उसके लिए क्या चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है? वो होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या है? क्योंकि ये हमारे देश की वेलफेयर के लिए काम करते हैं, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रोवाइड करते हैं हमारे देश के अंदर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका सी ऑप्शन बनेगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो ये 36 से लेकर 51 नंबर तक आपके आर्टिकल आते हैं। आयरलैंड से हमने इसको बोरो किया था, वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो 12 से 35 आते हैं, पार्ट नंबर 3 में आते हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट नंबर 4 में। पार्ट 3 को बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। फंडामेंटल राइट्स हमारे देश के अंदर जो है इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं और फॉरेनर्स को भी मिलते हैं, वैसे तो कुछ मिलते हैं, बट अदरवाइज फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ये हमारे राइट्स प्रोवाइड करता है मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 12 से 35। यूएसए से हमने इसको बोरो किया था। फंडामेंटल ड्यूटीज़, पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी थी स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से, और 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 आपको देखने को मिला था, जिसे आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई थी 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा, जिसमें पेरेंट्स की ड्यूटी होती है बच्चों को पढ़ाना। फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ गलत, आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। वेलफेयर गवर्नेंस के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपको चाहिए होते हैं। सो यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल 3 तरीके के हैं, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल। सोशलिस्ट मतलब सामाजिक, जिसमें आपका 38, ये नंबर याद करें, नंबर आपको याद करना पड़ेगा। इसको वीडियो को पॉज करो और लिखो अपने जहाँ पे नोट्स बना रहे हो, तो ये लिखो कि कौन कौन से आपके सोशलिस्ट हैं, गांधीयन हैं, लिबरल हैं। ऑलरेडी बहुत बार मैंने इसकी रिवीजन करवाई है इस क्वेश्चन की आपको। चलिए जी अगला देखिए। इन ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट्स द ब्लड कैल्शियम एंड द फॉस्फेट। मतलब ब्लड कैल्शियम और फॉस्फेट को रेगुलेट करने वाला जो हार्मोन है वो इसमें से कौन सा होता है? तो वो होता है आपका पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन जो निकलता है वो पैराथायराइड ग्लैंड से निकलता है। पैराथायराइड ग्लैंड से निकलता है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं पैराथायराइड हार्मोन, ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है कैल्शियम और फॉस्फेट को आपकी बॉडी के अंदर, और ये जो है कैल्सीटोनिन के एंटागोनिस्टिक होता है। कैल्सीटोनिन का मतलब क्या होता है कि जब आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट जो है आपकी बॉडी में घट जाता है तो कैल्सीटोनिन काम करने लग जाता है आपका। थायरोक्सिन की बात करें, थायराइड ग्लैंड से निकलता है। क्लियर? और थायराइड ग्लैंड अगर फूल जाती है तो ग्वाइटर गिंगा रोग हो जाता है। ये किसके कारण होगा? थायराइड से अगर थायरोक्सिन कम निकल रहा है, अगर आप आयोडीन कम खा रहे हैं। ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं तो STH कहते हैं, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। ये हमें निकलता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से, और अगर STH की वैल्यू बढ़ जाए बॉडी के अंदर तो उसको हम क्या कहते हैं? जिजेंटिज्म कहा जाता है। मतलब आपकी हाइट बढ़ती चली जाएगी। हाइट अगर बढ़ रही है प्लस चिन्ह भी, जो आपकी चिन्ह होती है वो भी बाहर आ रही है, तो उसको हम कहते हैं एक्रोमीगैली कहा जाता है। और अगर आपकी जो है STH कम निकल रहा है तो उसको हम कहते हैं ड्वार्फिज्म कहा जाता है, ड्वार्फिज्म कहते हैं। ग्लूकागॉन की बात करते हैं तो अल्फा सेल से निकलता है, और ये क्या करते हैं? ये ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज चेंज करते हैं, ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज चेंज करते हैं। अल्फा सेल्स किसके? पैंक्रियास के, क्योंकि पैंक्रियास को हम कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। क्लियर?
तो ये याद रखना। तो ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज कन्वर्ट कर देता है आपकी बॉडी के अंदर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन, पैराथायराइड हार्मोन इज द राइट आंसर। पैराथायराइड हार्मोन ये क्या करता है, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम इनटेक, ये सारा काम पैराथायराइड हार्मोन का देखने को मिलता है। ग्रीन रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर हैज़ मेड द इंडियन फार्मर्स डिपेंडेंट ऑन। ग्रीन रेवोल्यूशन जो टर्म दी थी वो विलियम गैड ने दी थी, विलियम गैड, क्लियर। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड दैट इज नॉर्मन बरलॉग, नॉर्मन बरलॉग थे, ठीक है। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया एम.एस. स्वामीनाथन जी, एम.एस. स्वामीनाथन जी, क्लियर। और ग्रीन रेवोल्यूशन से हमने 2 सीड मंगाए थे, HYV सीड्स मंगाए थे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जो वीट के लिए आए थे और राइस के लिए आए थे। वीट के लिए जो आपके सीड आए थे वो आए थे मैक्सिको से, और राइस के लिए आए थे फिलीपींस से, याद रखिए। ग्रीन रेवोल्यूशन ने एग्रीकल्चर के ऊपर किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट बना दिया, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के ऊपर डिपेंडेंट बना दिया हमारे इंडियन फार्मर्स को। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, बी ऑप्शन। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आया था 66-67 में, याद रखिए, 3rd 5 ईयर प्लान के टाइम पे, 3rd 5 ईयर प्लान के टाइम पे। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे देखिए जी, द 3 स्टैंड्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, ये टाइप ऑफ चेंज, इनोवेशन, कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब बायोकेमिकल मतलब हाइब्रिड सीड्स हमने यूज़ किए जिसके कारण इल्ड तो बढ़ी लेकिन वीड्स, पेस्ट और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली। मैकेनिकल में आपका डीजल पंप और ये सारी चीज़ें यूज़ होने लगी वाटर सप्लाई कंट्रोल करने के लिए। आपको लेबर मतलब बहुत सारी जो है वे प्रॉब्लम देखने को मिली। मार्केट्स के अंदर पानी वगैरह नहीं है और जो ग्राउंड वाटर है वो कम होता चला जा रहा है। सोशल में आपका लैंड रिफॉर्म एक्ट आए, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम आपका चेंज हुआ, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए, फार्म को कंसोलिडेट किया गया, बेटर सीड अपॉर्चुनिटी आपको गरीब फार्मर्स को आपको मिलने लगी। तो ये इसके मतलब पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, आपको पता होना चाहिए ग्रीन रेवोल्यूशन के। अगला देखिए जी, इसमें सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है और इसके फाउंडर्स का नाम है, तो कौन सी मूवमेंट किसके साथ जुड़ती है। आर्य समाज के जो फाउंडर हैं वो हैं दयानंद सरस्वती जी, बी ऑप्शन। ब्रह्मो समाज के फाउंडर हैं राजा राम मोहन राय, ए ऑप्शन। वेदा समाज के फाउंडर हैं केशव चंद्र सेन एंड श्री धरलू नायडू जी, डी ऑप्शन। प्रार्थना समाज के हैं आत्माराम पांडुरंग, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन। BADC कहाँ पे है ये, तो ये बनेगा बी ऑप्शन बनेगा, BADC। आर्य समाज मैंने बोला दयानंद सरस्वती जी, दयानंद सरस्वती जी का ओरिजिनल नेम क्या है, मूल शंकर है। स्वराज वर्ड इन्होंने दिया था, इंडिया फॉर इंडियन स्लोगन इन्होंने दिया था, गो बैक टू वेदास इन्होंने बोला था, वेद भाष्य भूमिका, सत्यारथ प्रकाश नाम की पुस्तकें इन्होंने स्टार्ट करी थी। राजा राम मोहन राय जी की बात करें, राजा टाइटल इनको किन्होंने दिया था, अकबर सेकंड ने दिया था। राजा राम मोहन राय जो इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं, सती सिस्टम के अगेंस्ट इन्होंने बोला। सती सिस्टम 1829 में जो है ख़त्म हुआ, विलियम बेंटिक ने किया। इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया 1835 में विलियम बेंटिक द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले को बोला जाता है फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, क्लियर, याद रखिए। और इनका एक पेपर भी है दैट इज़ गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, आपको याद रखना है, ठीक है। और संवाद कौमुदी इनको याद रखना है। वेदा समाज केशव चंद्र सेन एंड श्रीधर नायडू, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, BADC इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BOD, BOD का मतलब क्या होता है, दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे देखिए ऐसे भी बन सकता है, आंसर सी भी बनेगा। और इसका दूसरा वर्ड होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी इसको कहते हैं। देखिए क्या होता है ये, देखिए आपको पता होगा कि जैसे आपको पानी होता है, पानी के अंदर अगर मैं कहूँ वेस्ट हम डालने लग गए, पानी के अंदर हम वेस्ट अगर हम डालने लग गए तो जिसके कारण क्या होगा, पोल्यूशन हो जाएगा। जितना भी आपका ऑर्गेनिक वेस्ट होगा वो इस यहाँ पे चलता चला जाएगा। लेकिन इससे जैसे वेस्ट बढ़ेगा, वेस्ट बढ़ने लग जाएगा, पानी के अंदर जो जीव रह रहे होंगे, जो भी एनिमल्स रह रहे होंगे, तो उनको ऑक्सीजन मिलनी कम हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, जैसे BOD बढ़ेगा, जैसे ही BOD क्या होगा, बढ़ेगा, आपकी जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी, जैसे ही वेस्ट आपका बढ़ेगा, जैसे ही वेस्ट बढ़ेगा, ऑक्सीजन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब डिमांड क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की बढ़ जाएगी। डिमांड ऑफ द ऑक्सीजन विल इंक्रीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। बट एक चीज़ आपको और बताता हूँ, BOD जो है ये लिमिटेड है बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स के ऊपर, डिग्रेडेबल मटेरियल्स के ऊपर आपकी जो है लिमिटेड होती है। और एक होती है आपकी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD,
केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये अलग है ये, ठीक है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, ये दोनों बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको तोड़ने के लिए, यानी कि उनको ऑक्सीडाइज करने के लिए, जितने भी आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वाटर सैंपल के अंदर, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए ये आपका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट वन। क्लियर। यहाँ पे बीओडी लेवल अगर 1 से 2 तक है वेरी गुड होता है, 3 से 5 तक है मॉडरेटली क्लीन है, 6 to 9 है समवट पॉल्यूटेड है, और 100 से ऊपर है वेरी पुअर है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर, याद रखिए। सो दिस इज द बीओडी लेवल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सैफरन जो होता है, केसर जो प्रोड्यूस होता है, वो प्लांट के कौन से हिस्से से प्रोड्यूस किया जाता है? जो है आपका सैफरन जो प्रोड्यूस होता है वो होता है स्टिग्मा और स्टाइल से प्रोड्यूस होता है। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, स्टिग्मा और स्टाइल। और ये फ्लावर होता है आपका डेट इज क्रोकस सैटिवस, क्रोकस सैटिवस, ये आपका जो है आपका फ्लावर होता है, यहाँ से सैफरन प्रोड्यूस किया जाता है। सैफरन जो है आपको जीआई टैग मिला है अभी इंडिया में, कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, जम्मू कश्मीर में, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वर्ल्ड वाइड कहाँ पे वो प्रोड्यूस होता है, ईरान के अंदर, ठीक है। और वहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक लैंड होती है उसको हम क्या कहते हैं, करेवास, करेवास। क्लियर, करेवास क्या होते हैं, एक्चुअली डिपॉजिट्स होते हैं, ये डिपॉजिट्स होते हैं कश्मीर के अंदर और कश्मीर रीजन के अंदर, और ये आपके जो होते हैं फ्लैट टॉप्ड माउंड होते हैं जो आपकी कश्मीर वैली के अंदर देखने को आपको मिलते हैं। क्लियर, फ्लैट टॉप्ड जो होते हैं, मतलब एक लैंड है जो फ्लैट है और ऊपर से मतलब थोड़ी सी मोल्ड की गई है। सीधी सी बात ऐसे याद कर लो कि जो हाईलैंड्स होते हैं, जो हाईलैंड्स मतलब ऊपर बड़ी लैंड होती है जहाँ पे सैफरन उगाया जाता है, उसको हम करेवास कहते हैं। डेट्स इट। क्लियर, आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। स्टिग्मा एंड स्टाइल इज द करेक्ट आंसर, स्टिग्मा एंड स्टाइल। तेभागा पेजेंट मूवमेंट जो हुई थी बंगाल के अंदर, तो ये क्या किस चीज़ की डिमांड के लिए था? तेभागा मूवमेंट बंगाल के अंदर 1946 के अंदर जो है स्टार्ट करी गई थी, और ये किसकी रिकमेंडेशन से, फ्लाउड कमीशन की रिकमेंडेशन से स्टार्ट करी गई थी। और एक्चुअली क्या था कि इसमें जो रेंट था आपका वो इसको रिड्यूस करने के लिए था, जो लैंडलॉर्ड लेते थे 1/2 to the 1/3, इसके लिए हुआ था बंगाल के अंदर 1946 के अंदर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, और इसके लीडर कौन थे, डेट इज कमप्राम सिंह एंड भवन सिंह, ये इनके जो थे ये मेन लीडर थे आपके तेभागा मूवमेंट के। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, 1 ऑप्शन इज द राइट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, 1946 अगेन आपका जो था वो डेट इज द जो है 2/3, मतलब 2/3 ले जाते थे, इसके लिए इन्होंने बोला था कि आप हाफ से क्या करो 1/3 कर दीजिए आपका टैक्स। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर, अगला देखिए जी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या कर सकता है? अटॉर्नी जनरल जो होता है आर्टिकल 76 के अंदर लिखा गया है, इट टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा, बिल्कुल टेक पार्ट कर सकता है, वो लोकसभा में भी जा सकता है, राज्यसभा में भी जा सकता है। अकेला ऐसा नॉन मेंबर जो लोकसभा राज्यसभा में जा सकता है वो होता है अटॉर्नी जनरल। और बी ए मेंबर ऑफ द कमेटी टू ऑफ द लोकसभा, कि ये जो है लोकसभा कमेटी का मेंबर बन सकता है, ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। स्पीक इन द लोकसभा, बिल्कुल सही है। वोट इन द लोकसभा, ये गलत है, वोट नहीं कर सकता। वोट ना करने का मतलब क्या है, क्योंकि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन बनेगा। 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, वोट नहीं कर सकता क्योंकि एमपी नहीं है। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर, याद रखें। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है सक्सेसफुल नहीं हुई थी, वो क्यों नहीं हुई थी, इसका रीज़न बताना है। देखिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1930 से 32 के बीच में जो आपकी कॉन्फ्रेंसेज हुई थी, और ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स को डिस्कस करने के लिए हुई थी। और ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी आपकी 1930 में और एंड हुई थी 32 में, जो मैंने आपको बताया। और ये जिन्ना की जो मोहम्मद अली जिन्ना है, ये रिकमेंडेशंस थी आपकी लॉर्ड इरविन को बोला था, और प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड को बोला था कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करवाइए और देखते हैं क्या आपका रिजल्ट निकल के आता है। और यहाँ पे जो है मेन रीज़न क्या था, स्वराज, मतलब हमें अपना राज करना है, सेल्फ रूल करना है, ये वर्ड निकल के बहुत ज़्यादा आगे आया। क्लियर, और इस मीटिंग्स के अंदर बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया, भीमराव अंबेडकर जी ने पार्टिसिपेट किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने पार्टिसिपेट किया, तेज बहादुर सप्रू ने पार्टिसिपेट किया, VS श्रीनिवास शास्त्री जी ने जो है पार्टिसिपेट किया, और जफरुल्ला खान ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, मीराबेन ने पार्टिसिपेट किया,
मीराबेन, सरोजिनी नायडू ने पार्टिसिपेट किया, बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था आईएनसी ने ओनली। क्लियर? आईएनसी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए थे आईएनसी की साइड से, और विमेन सेक्शन को रिप्रेजेंट किया था सरोजिनी नायडू ने। ये याद रखना। पहली कॉन्फ्रेंस जो है सक्सेसफुल इसीलिए नहीं हुई थी क्योंकि पहली कॉन्फ्रेंस में इन्होंने पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं किया था। किन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था? आपकी जो आईएनसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। द कांग्रेस लीडर डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंस। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर, दो लोग ऐसे थे, भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है, और तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू, तो ये दो लोग ऐसे थे जिन्होंने तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्लियर? यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई थी, 3 सेशन हुए थे। पहला जो हुआ था 30 से 31 तक हुआ था। प्रामसे मैकडोनल्ड इसके चेयरपर्सन थे जो लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे। सेकंड जो हुआ था सितंबर से दिसंबर 1931 में देखने को मिला था। इस टाइम पे लेबर पार्टी की गिर चुकी थी और कंजर्वेटिव डोमिनेटेड जो है नेशनलिस्ट गवर्नमेंट जो है आपकी रामसे मैकडोनल्ड दोबारा से बने यहाँ पे चेंज होके। और सुपरवाइज किसने किया? सर सैमुअल होयर ने जो है इसको सुपरवाइज किया। और यहाँ पे नवंबर से दिसंबर में आपकी 32 में दूसरी हुई और इसको भी सुपरवाइज सैमुअल होयर ने किया। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस देखने को मिली थी। चलिए जी अगला देखते हैं। ब्रास एलॉय जिसे हम पीतल कहते हैं, ये किसका मिश्रण होता है? पीतल के अंदर कॉपर और जिंक देखने को आपको मिलता है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। कॉपर और जिंक मतलब कितने रेशो में होता है? 70-30। कॉपर आपका 70 और 30 आपका जिंक। क्लियर? और यहाँ पे एक लिखा हुआ है कॉपर, जिंक और निकल। कॉपर, जिंक और निकल का मतलब 60, 20 और 20। और ये होता है आपका जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर ये याद रखना है। एक याद करवाता हूँ आपको और, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज इंपॉर्टेंट है। ब्रॉन्ज जो होता है कॉपर और टिन का होता है 90-10 की रेशो में। यह याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। 1 ऑप्शन कॉपर एंड जिंक इज द राइट वन। हेडक्वार्टर बताइए, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो हेडक्वार्टर हैं वो है आपके कोलकाता के अंदर। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना था 1890 के अंदर, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर आता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर? और इनका जो आपका बोटेनिकल गार्डन, ठीक है, एक होता है आपका जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है 1916 में बना था, 1916 में। इसके हेडक्वार्टर भी कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को आपको मिलते हैं। अगेन मिनिस्ट्री सेम आपकी, डेट इज़ मिनिस्ट्री सेम है आपकी, डेट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। क्लियर? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट की मिनिस्ट्री आपको देखने को मिलती है। क्लियर? सो ये है जी आपका बोटेनिकल गार्डन, ठीक है, इस्टेब्लिश आपका 1819 में और रीऑर्गेनाइज किया गया 1954 में। कोलकाता इज़ द हेडक्वार्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, ये तो आप आंखें बंद क्वेश्चन करके लिख सकते हो। अब इल्बर्ट बिल जो कंट्रोवर्सी हुई थी, कब हुई थी, कैसे हुई थी? इल्बर्ट जो था वो लॉ मेंबर था किसके दरबार में? रिपन के दरबार में। और इन्होंने एक बिल लिया था 1883 के अंदर। और 1883 के अंदर बिल क्या आया था कि अगर कोई भी यूरोपियन पकड़ा जाता है, कोई अगर इंडियन जज बैठा होगा या यूरोपियन जज बैठा होगा, तो वो उसको क्या करेगा? सज़ा दे सकता है। इंडियन जज सज़ा दे सकता है। इसके कारण यूरोपियंस ने क्या किया, जो है रिवोल्ट किया, हड़तालें करी, क्योंकि हम गुलामों के सामने नहीं जाएंगे, इंडियन जजेस के पास नहीं जाएंगे। तो इसीलिए ये बिल को दोबारा से जो है रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया कि हाँ, अगर यूरोपियन पकड़ा जाता है, जेल में डाला जाता है, तो यूरोपियन जज ही उसको फैसला दे सकता है। तो ये जुडिशियल इक्वालिटी के लिए था। That means Ilbert Bill controversy was related to the removal of the disqualification imposed on the Indian magistrate with regard to the trial of the Europeans। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? जुडिशियल चीज़ों के लिए थी। चलिए जी, इनमें से खरीफ क्रॉप कौन सी होती हैं? खरीफ क्रॉप जो उगाई जाती हैं ये हमेशा जो है मॉनसून सीजन के टाइम पे उगाई जाती हैं ये, ठीक है। और इसमें बहुत सारी हैं, जवार, बाजरा, ठीक है, जवार, बाजरा, मेज़, और उसके बाद है शुगर केन, राइस, ठीक है, राइस, पल्सेस, अरहर, मूंग, उड़द, पल्सेस हो गया, और कॉटन, ग्राउंडनट। सो दीज आर द एग्जाम्पल। और ये आपकी खरीफ की हैं। और आपकी जो रबी की फसलें हैं वो कौन सी हैं? बार्ले, मस्टर्ड, वीट, लिंसिड, पी, ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉटन किस में आ गया? खरीफ में। ग्राउंडनट खरीफ में, राइस खरीफ में, वीट रबी में। तो इन्होंने पूछा क्या है? खरीफ पूछा है। 1 2 3 बनेगा राइट आंसर। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट वन। क्लियर? याद रखें। और
सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। बस ये इतना याद रखना है। अगला देखिए जी, फोटोकेमिकल स्मोक क्या होती है? स्मोक का मतलब क्या होगा? स्मोक धुआं प्लस फॉग, ये होगा। क्लियर? फोटोकेमिकल मतलब लाइट की प्रेजेंस में केमिकल्स की मिश्रण, लाइट के प्रेजेंस में केमिकल का मिश्रण जिसमें आपका NO2 ओजोन पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल स्मोक कहा जाता है। आंसर इसमें बी, ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। यहाँ पे देखो ये आपका फोटोकेमिकल स्मोक कैसे बनता है? वाटर हुआ, नाइट्रिक एसिड हुआ, NO2 हो गया, NO हो गया, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट वगैरह सब कुछ बनता है और एट द एंड जो है आपकी स्मोक बन जाती है इस तरीके से। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर? याद रखना है। बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है? बायोफोर्टिफिकेशन, इसका आपका आंसर दिखाते हैं। पहले तो क्या होता है? ग्रीक वर्ड है, बायोस का मतलब होता है लाइफ और फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, मतलब चार तरफ से स्ट्रॉन्ग बनाना। इसका मतलब क्या होता है कि क्रॉप्स को ऐसे ग्रो करो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़े और लोगों को बचाए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड बायोफोर्टिफिकेशन। क्लियर? तो इसका जो मतलब बनेगा वो क्या बनेगा? दिस इज द मेथड ऑफ द ब्रीडिंग क्रॉप्स टू इंक्रीज देयर न्यूट्रिशन वैल्यू। क्लियर? आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। The famous poet Amir Khusro was contemporary of the all except following। आमिर खुसरो जो हैं सबके कंटेम्प्रेरी थे, लेकिन इनमें से किसके नहीं थे? तो वो इल्तुतमिश के कंटेम्प्रेरी नहीं थे। ये 7 राजाओं के, 7 सुल्तान के टाइम पे रहे हैं। कौन? आमिर खुसरो। जिसे बलबन की बात करें, ठीक है, मोहम्मद की बात करें और कैकवाबाद की बात करें, जलालुद्दीन खिलजी की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, मुबारक शाह की बात करें और उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक की बात करें, तो ये तुगलक तक रहे हैं। बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक रहे हैं। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। आमिर खुसरो जो हैं इनको हम पैरेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। पैरेट ऑफ इंडिया, भारत के तोता, ठीक है, डेट इज तोते ए हिंद कहा जाता है। तोते ए हिंद भी इनको कहते हैं। और ये डिसाइपल हैं किसके? निज़ामुद्दीन औलिया के। निज़ामुद्दीन औलिया के जो है ये डिसाइपल हैं, मतलब शिष्य हैं। क्लियर? और इनको फादर ऑफ कवाली भी कहते हैं। फादर ऑफ कवाली, फादर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूज़िक, एक्चुअली हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूज़िक जो है इनके द्वारा दिया गया है हमारे देश में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अलाउद्दीन खिलजी मैं पढ़ा चुका हूँ। बलबन की बात कर सकते हैं। बलबन ने बोला था उलेमास को, उलेमास जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देते हैं मुस्लिम्स के अंदर, इनको कहा था कि आप जो है इंस्ट्रक्शंस दें, आपको एडमिनिस्ट्रेशन में दखलंदाजी देने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को भगवान मानता था, दीन इलाही, ठीक है, दीन इलाही जो है इनको बोला, ज़िले इलाही इनको बोला जाता था। ज़िले इलाही का मतलब नियाबत खुदाई, मतलब शेडो ऑफ द गॉड, मतलब यही भगवान है। क्लियर? इन्होंने सिजदा सिस्टम, सलाम करके आना, पैबोस, आके पहले पैरों को चूमना राजा के, तो ये इन्होंने स्टार्ट करवाया था। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। इल्तुतमिश इज द करेक्ट वन। Which authority recommends the principles governing the grant in aids of the revenue of the states out of the Consolidated Fund of India? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला जाता है 266 आर्टिकल्स में। जो ग्रांट्स प्रोवाइड करी जाती हैं स्टेट्स को, इनमें कौन प्रोवाइड करता है? तो वो प्रोवाइड करता है आपका फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग जो लिखा गया है आपका आर्टिकल 280 में लिखा गया है। 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, NK सिंह चेयरपर्सन है, और जैसे ही फ्यूचर में चेंज होंगे तो आपको पढ़ लेने हैं। और ये क्या करता है, जितने भी आपके गवर्नमेंट के टैक्स वगैरह इकट्ठे होते हैं वो, जो आपने ग्रांट्स प्रोवाइड करनी होती है स्टेट्स को वो, और आपके देश का फाइनेंशियल जो है फाइनेंशियल बैलेंस रखना होता है वो, सेंटर स्टेट के बीच में डिवीज़न, या फिर स्टेट गवर्नमेंट को बताता है कि आपने पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के लिए जितना भी एडिशनल ग्रांट्स प्रोवाइड करनी है वो कैसे प्रोवाइड करनी है, ये सारा कुछ इसमें बताया जाता है। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करते हैं तो 22 लोग होते हैं इसमें, 15 आपके लोकसभा से होते हैं, 7 आपके राज्यसभा से होते हैं, और जितना भी कैग का रिपोर्ट होती है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी पब्लिश कर देती है और बताती है कि कैग ने घोटाला निकाला। सो इसलिए हम कैग को बोलते हैं आई एंड ईयर ऑफ पब्लिक अकाउंट, और पब्लिक पर्स ऑफ द पब्लिक अकाउंट, पब्लिक पर्स, कैग इज़ द पब्लिक पर्स। क्लियर? याद रखिए। और हमारी 3 फाइनेंशियल कमेटीज़ होती हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी में 30 लोग होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टीमेट कमेटी दोनों को ट्विन कमेटी, सिस्टर कमेटीज़ के नाम से बुलाया जाता है। तीसरी होती है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, 15 लोकसभा से, 7 आपके राज्यसभा से लोग होते हैं, टोटल 22 लोग होते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया। इंटरस्टेट काउंसिल मतलब 2 राज्य जो है अंतर्राज्य परिषद बनाई जाती है, और 2 राज्य कैसे काम करेंगे ऐसे इसमें दिखाया जाता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज द करेक्ट वन। एल्प्स माउंटेन रेंज जो है लोकेटेड है कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर? एल्प्स माउंटेन है आपकी कहाँ पे? यूरोप के अंदर देखने को मिलती हैं। नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो ये रॉकीज़ हैं यहाँ पे। दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं तो यहाँ पे एंडीज़ माउंटेन है।
और अफ्रीका की बात करते हैं तो यहाँ पे एटलस माउंटेन है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। सो यहाँ पे देखो जी एल्प्स माउंटेन का जो यहाँ देखो स्विट्ज़रलैंड, ये आपका ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, फ्रांस, ये यहाँ पे आपके लोकेटेड हैं एल्प्स माउंटेन, क्लियर, यूरोप के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे बहुत सारी आपकी जो माउंटेन्स हैं, जैसे आपकी रॉकी माउंटेन होगी नॉर्थ अमेरिका के अंदर, क्लियर, और इसमें डेट इज़ कॉल्ड अपैचियन माउंटेन्स होगी आपकी अगेन नॉर्थ अमेरिका के अंदर, और उसके बाद आपकी एल्प्स होगी आपकी यूरोप के अंदर होगी, क्लियर। और दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स, क्लियर, यहाँ ध्यान रखिए। और यहाँ पे एटलस हो जाती है, ठीक है, अफ्रीका के अंदर, इंडीज साउथ अमेरिका के अंदर, और ड्रेकन्सबर्ग अगेन आपका बिल्कुल साउथ अफ्रीका के अंदर आ जाती हैं। और यहाँ पे इथोपियन हाईलैंड्स वगैरह जो है आपके यहाँ पे बन जाते हैं, डैट इज़ इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका वगैरह में, हिमालयाज़, कुनलून माउंटेन्स, आपके अटलाई, पामीर नॉट जो आपकी जो हाईएस्ट नॉट है वर्ल्ड के अंदर, यूराल माउंटेन्स इंडिया और रशिया के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूराल माउंटेन्स, क्लियर, इंडिया और रशिया के बीच में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो आपकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को आपको मिलती है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, क्लियर। सो ये सारी चीज़ें मैंने वैसे आपको एक उसमें भी डाल दी हैं, आपके पूरा चार्ट बना दिया है, उसमें भी मिल जाएगा सारा का सारा, ये वाला चार्ट आपको PDF में मिल जाएगा, देख लेना। मैप को सामने रखना और इसको बस रीड करना है कि कहाँ पे है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मत पढ़ना, सिर्फ कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए, यूरोप में है, किसको कनेक्ट करता है वगैरह वगैरह, क्लियर, ये याद रखना। सो गाइज ये थे आज का हमारा पार्ट 1। कैसा लगा मुझे बिल्कुल आपने इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके बताना है कि कैसा लगा आपको, फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट सेशन लेके आऊँगा, क्लियर। और यहाँ पे आपको अपडेट मिलेगा डॉक्टर विपिन गोयल के टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच, गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय।